हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टेम्परेरी आर्ट के ऊपर। इसमें हमने आपको कई ऐसे चित्रकारों के विषय में बताया जिनको मैं बहुत भली प्रकार से परिचित थी और कुछ ऐसे लोगों को जो प्रचलित थे। ये बात अवश्य है कि जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती थी, आपने उनके वर्क के स्लाइड्स भी देखे थे और मैंने उसमें ये भी बताने की कोशिश की थी कि मैं इनके ऊपर आज चर्चा क्यों कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि एक बहुत स्पष्ट हो चुका है जब आप पीएचडी करने आते हैं तो मुझे जहां तक लगता है आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं जो शोध के रूप में नई चीजों को ला करके समाज में या कला जगत के लोगों को उसके साथ साझा करेंगे। वो आपका मूल अध्ययन होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। इसी कारण से हमारी फील्ड में, क्योंकि कलाकार बहुत हैं और कई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, कई नहीं हैं, पर जो नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि वे अभिव्यक्ति में कहीं पीछे थे। उनकी अभिव्यक्ति करने का तरीका, उनके वर्क बहुत सशक्त हैं। मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में इस बात को थोड़ा सा आपके साथ साझा करने की कोशिश की थी और मुझे उम्मीद है उस समय भी मैंने कहा था कि आप अपने स्तर से भी अन्य कलाकारों को जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं हैं पर हाँ कला जगत में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इस विषय पे ध्यान रखिएगा। प्रसिद्धि इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये सभी समय की बात है। यदि प्रसिद्धि महत्वपूर्ण होती तो आज आप और हम शायद कई उन कलाकारों के बारे में नहीं जान रहे होते जिनका कि बहुत बड़ा संग्रह आज लोअर म्यूजियम में है और बड़ी बड़ी गैलरीज में है। आज उनके वर्क बहुत अधिक मतलब राशि में, धनराशि में बिकते हैं या बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं कला जगत के हिसाब से भी। वो चित्रकार उस समय इतने फेमस नहीं थे, उनके काम इतने फेमस नहीं थे, ना ही उनका वर्क इतना अच्छा बिक्री का था। पर अब हम आते हैं अपने समय के समकालीन के उससे। समकालीन का उस दिन भी मैंने शाब्दिक अर्थ आपको बताया था कि हम बहुत ज्यादा पीछे अगर जा सकते हैं तो हार्डली 10 साल पहले की बात हम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली समकालीन चित्रकार वे हैं जो निरंतर कला कर रहे हैं, अपना कला जगत में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, एग्जीबिशंस में उनका वर्क जो है वो सेलेक्ट हो रहा है। वे समकालीन चित्रकार हैं जो निरंतर काम करते जा रहे हैं। इसमें कोई एज बार नहीं। वो 80 साल के भी अगर जीवित हैं, जैसे कि पहले भी बताया, पटना से श्याम शर्मा जी बहुत वरिष्ठ चित्रकार हैं और लगातार वो अपने छापा चित्रों के द्वारा हम लोगों को एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं। कई बार फेसबुक पे मेरे साथ वो हैं तो मैं उनके प्रिंट्स देख के अचंभित हो जाती हूँ कि वाकई उस एज में भी उनके अंदर इतना काम करने का जुनून और शक्ति, जुनून के साथ साथ बहुत बड़ी बात है शक्ति, लगन है। ये महत्वपूर्ण है। जय सर अपने तरीके से काम कर रहे हैं, नो डाउट। वो काफी कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, तो कंप्यूटर्स के प्रयोग भी कर रहे हैं, अपने फोटोग्राफी के माध्यम को भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे चित्रकार, ऐसे कलाकार हम नए लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं कि हम काम करें। यदि किसी परिस्थितिवश हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम ऐसे चित्रकारों के बारे में अवश्य जानने का प्रयास करें जो निरंतर काम तो कर रहे हैं। वो इस बात की चिंता ही नहीं करते कि कौन उनको प्रसिद्ध कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बस उनका काम है कि हमें काम करना है। तो चलिए आज मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। उसमें हम लोगों ने इस पे गौर करने की बात है कि जो कॉन्टेम्परेरी आर्ट है, क्या वो किसी तकनीक के माध्यम से आज भी बंधी हुई है। तो आप सभी लोगों ने बहुत प्रदर्शनियां देखी होंगी, आपके हो सकता है जिस जगह पे आप रहते हैं, जिन शहरों में, वहां पे कुछ समकालीन कलाकार भी होंगे। तो आप देखते होंगे कि वे सभी
इस बंधन से मुक्त हैं। इस सेंटेंस से मेरा अभिप्राय ये है कि उन्होंने माध्यम कोई भी चुना हो, उसके ऊपर उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को रखा है। एक्सप्रेशन, क्या वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बात मुख्य रूप से है। उसके लिए किस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनके लिए गौड़ विषय है। गौड़ विषय का मतलब हुआ कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये नई तकनीकों का प्रयोग करने से बिल्कुल भी सकुचाते नहीं हैं, और ये जीवन शैली पर आधारित चित्रण कर रहे हैं जो कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट हैं। जबकि ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो होते हैं, इनका एक फर्क है। ट्रेडिशनल आर्टिस्ट उन विषयों को चित्रित करते हैं जो अधिकतर धार्मिक मतलब विषयों पे आधारित होते हैं, लोगों की जीवन शैली एवं उनकी संस्कृति पे आधारित होते हैं। ऐसा जो सब्जेक्ट है वो अधिकतर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट फॉलो करते हैं। समकालीन चित्रकला जो आज की है वो मूर्तिकला या कहें पेंटिंग या कहें सेरेमिक या वास्तुकला, इन्हीं माध्यमों के द्वारा बंधी हुई नहीं है, वो बहुत स्वतंत्र हो गई है। जैसे आप देखेंगे ड्राइंग के माध्यम से भी लोग कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशंस की मतलब क्रिएशन, और कोलाज के द्वारा कई लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कोलाज हो रहे हैं। हमारे साथ फेसबुक पे, और शायद हमारे साथ के कई कानपुर के टीचर्स भी उनको जानते हैं, डॉक्टर यतेंद्र महोदय हैं। वो कोलाज के थ्रू अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और यकीन मानिए उनके कोलाज वर्क बहुत बढ़िया है। वेरी सॉरी हम उनका स्लाइड शो में नहीं ले पाए कोई वर्क, पर मैं आपको नाम बता रही हूँ, यतेंद्र महोदय। Dated 2022, letter by you, edit here. By you. By कह रही हैं कोई कुछ कह रहा है बच्चे? तो खैर वो अपने कोलाज के थ्रू अभिव्यक्ति कर रहे हैं और बहुत अच्छे मतलब उनके कोलाज के वर्क्स हैं। ये डॉक्टर यतेंद्र महोबे, और मेरे ख्याल से यही पूरा नाम है, यतेंद्र तो याद है मुझे। और सेकेंडली डिजिटल आर्ट आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, प्रचलन में है। काफी आर्टिस्ट इसके ऊपर इसको भी लेकर के अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसी में फोटोग्राफी, वीडियो आर्ट, इंस्टॉलेशन आर्ट, लैंड आर्ट, इन सभी माध्यम, बॉडी आर्ट। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ कि समकालीन चित्रकला का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक हो चुका है। मीडियम्स की बाध्यता नहीं रह गई है। कोई भी मीडियम, पहले क्या होता था, केवल कैनवस होता था, पेपर होता था, मिट्टी होती थी, इन चीजों से लोग अभिव्यक्ति करते थे। किंतु अभी इसका बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है और लोग लैंड आर्ट है, बॉडी आर्ट है, मैं उसके भी आपको प्रेजेंटेशन में अपने वर्क दिखाऊंगी तो ज्यादा क्लियर होता है। तो इनके द्वारा भी लोग कर रहे हैं। कॉन्टेम्परेरी आर्ट में जो चीजें मुख्य रूप से मतलब कहना चाहिए कि इंक्लूड की जा रही हैं, या जो सामग्री प्रयोग में लाई जा रही है कलाकार के द्वारा, वो अधिकतर लकड़ी, कागज, पेंट, प्लास्टर, पत्थर, कांच, धातु, मोम, चावल, प्लास्टिक, फोटो स्लाइड्स, मतलब दीज आर द थिंग्स, नॉट ओनली द कलर्स। पहले ट्यूब कलर्स, कौन सा अच्छा ऑयल कलर, वाटर कलर या फिर पोस्टर कलर, इससे लोग अधिकतर करते थे। किंतु अभी आप देखेंगे कि अब इसका बहुत वास्ट एरिया होता जा रहा है मटेरियल एंड मीडियम का। उसमें कोई भी बाध्यता नहीं रह गई है। किसी भी सामग्री से उसको आप कैनवस पे भी कंपाइल कर सकते हैं, उसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस माध्यम के द्वारा, किन सामग्रियों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करनी है भाव की।
अब कई ऐसे सामान हैं, मतलब सामान कह रही हूँ, कई ऐसी सामग्रियां हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं, जैसे आपके कंप्यूटर्स है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, कंप्यूटर्स है, उससे रिलेटेड कई सामग्री और हैं, मीडिया की कई सामग्रियां हैं। मैं ये चीज जब आपको अपना अभी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, स्लाइड्स दिखाऊंगी, तो उससे क्लियर होगा। मीडिया की कई चीजों को जब मैं बार बार यहाँ पे बोल रही हूँ, तो बेसिकली मीडिया के नॉर्मली हम लोग जो चीज लेते हैं वो है पब्लिश्ड पेपर, बुक्स, ये सारी चीजें हैं थ्रू दैट, मतलब तो इनको कैसे प्रयोग किया गया है ये भी मैंने स्लाइड में 2-3 वर्क को कंपाइल किया है। दूसरा मीडिया का पार्ट होता है कि जैसे साउंड को कैसे इंडल्ज किया गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी आर्टिस्ट वीडियो क्लिपिंग्स भी बना रहे हैं, वीडियो में साउंड एंड लाइट का प्रयोग करते हुए अपनी भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका ये प्रेजेंटेशन गैलरीज में होता है। अब इसमें कई बार कॉन्टेम्परेरी आर्ट के आर्टिस्ट जो हैं, जो बनाते हैं कला को, वो ऐसे सामानों को भी यूज करते हैं, सामग्रियों को यूज करते हैं, उसको ज्यादा अच्छा समझते हैं, जो कि स्क्रैप मटेरियल है। स्क्रैप मटेरियल मतलब जो कि किसी के लिए बेकार हो। ये आर्टिस्ट उन चीजों को भी एक आर्टिस्टिक पक्ष से लेकर के उसका मतलब प्रयोग करते हुए एक कलाकृति का निर्माण अपनी अभिव्यक्ति के साथ में कर देते हैं। तो इसमें एक जो अनोखी सी कलाकृति परिवर्तित होती है, वो देखने वाले को थोड़ा एक अचंभे में डाल देती है। वो थोड़ा एक अचंभित हो जाता है कि अरे ये बेकार की जो सामग्री थी, वेस्टेड मटेरियल था, स्क्रैप वस्तु थी, उससे भी ये क्रिएशन हो सकता है। मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों ने इन चीजों को थोड़ा सा अनुभव किया होगा कि हाँ, कभी कभी हम अचंभित हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत बेकार सी चीज थी, लेकिन इसका ये प्रयोग भी हो सकता है। तो कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो स्क्रैप मटेरियल से कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये आर्टिस्ट ज्यादातर स्कल्पचर की विधा से जुड़े हुए हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं जो कि इसको इंस्टॉलेशन के माध्यम से कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि केवल स्कल्पचर वाले कर रहे हों, मूर्ति कला वाले कर रहे हों, ऐसा नहीं है। इंस्टॉलेशन को पेंटर्स भी कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, स्कल्पचर्स भी कर रहे हैं, और आपकी सेरेमिक आर्टिस्ट भी कर रहे हैं, इवन ग्राफिक आर्टिस्ट भी कर रहे हैं। तो इसको हम क्षेत्र को बांध नहीं सकते कि नहीं इंस्टॉलेशन का वर्क कोई पर्टिकुलर विधा का ही कलाकार कर रहा है। अब कलाकृति को जब हम देखते हैं तो उसमें मानी बात है, समकालीन कलाकार कई दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए बहुत बड़े बड़े आकार का भी प्रयोग करता है। आकार से मेरा मतलब है जब आप कॉन्टेम्परेरी कला को देखेंगे तो आज इस पर्टिकुलर टाइम फेज में एक साइज का भी बहुत बड़ा चलन हो रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, महत्वपूर्ण फैक्टर है कला की कृति में कि उसका साइज क्या है। तो इसमें जब वो एक बड़े साइज की होती है तो वो बहुत व्यापक इम्पैक्ट छोड़ती है दर्शक के ऊपर। कैसे इसको मतलब हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज एक डायनासोर का कोई मूर्ति है या कोई भी मतलब उस तरह का एक स्केलेटन बनाया गया जो बहुत छोटा हो, तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट छोटा देखने के बाद वो चाहे वो डायनासोर बहुत रियलिस्टिक बना हो, पर आपके मस्तिष्क के ऊपर, आपके सोचने के तरीके के ऊपर उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उसके आकार के साथ। क्यों? क्योंकि हमने डायनासोर के बारे में जो देखा या बात की है या हमने पढ़ा है, किताबों में उसके पिक्चर्स देखे हैं, तो उसमें उल्लेख मिलता है कि वो विशालकाय शरीर का था जानवर। तो अब इस अवस्था में अगर कोई कलाकार किसी उसमें किसी भी माध्यम से एक डायनासोर को अभिव्यक्त कर रहा है, खासतौर से मूर्तियों के रेफरेंस में कह रही हूँ, इंस्टॉलेशन के रेफरेंस में कह रही हूँ, तो उसका आकार भी बहुत बड़ा योगदान प्ले करेगा दर्शकों के मस्तिष्क में प्रभाव डालने के लिए। तो ये जो आकार बड़े हैं, बड़े आकार का अधिकतर प्रभाव और प्रयोग कैसे पड़ेगा, तो इसके लिए कलाकारों ने
एनवायरमेंटल स्कल्पचर्स का किया। एनवायरमेंटल स्कल्पचर्स क्या है कि पर्यावरण के साथ उसको मतलब सुमेलित करते हुए, उसको मिलाते हुए उसका प्रयोग किया जाना। अब हम अपने कुछ स्लाइड्स को आपको दिखाते हुए चलना चाहेंगे। इसका फोल्डर निकाल लो। इसमें जो मैंने आज अपने प्रेजेंटेशन में कंपाइल किए हैं, प्रेजेंटेशन कहाँ पे सेव्ड है, इसमें जो मैंने अपने वर्क के साथ वो सॉरी वर्क के साथ कह रही हूँ, मैंने आप इसमें से करना, शेयर स्क्रीन करना। इसमें हमने कुछ क्लिपिंग्स तो वीडियो आर्ट की करी है आपके लिए, और कुछ डिजिटल कला की हुई हैं। साथ में क्या कहते हैं, इसमें वैचारिक कला, कंसेप्चुअल आर्ट का भी किया हुआ है, और इंस्टॉलेशन आर्ट की कुछ स्लाइड्स कर रहे हैं। एनवायरमेंटल वही इंस्टॉलेशन एनवायरमेंटल लगभग उसमें सिमिलरिटीज होती हैं। एनवायरमेंटल स्कल्पचर्स का भी किया हुआ है, बॉडी आर्ट है और लैंड आर्ट है। इसको फिर इसमें करना था, इसमें भेजा तो है। किसमें? इसी के साथ में कुछ चीजें आप लोगों ने पहले मुझे जो बोली थी, मैंने उनको भी किया है, आज के लेक्चर के लिए तैयार किया था, क्योंकि ये हमारा लास्ट था। तो इसके लिए पहले हम लोगों ने बात की थी कि मैम आपके भी वर्क देखना चाहेंगे। उस वर्क को भी मैंने कंपाइल किया है और मैं दिखाना चाहूंगी। मुझे 2-3 मिनट का टाइम लग रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे सेव्ड था, तो वो एक ही में मैं मटेरियल मेरे घर में मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, उसके लिए 2 मिनट का टाइम हम लोगों को चाहिए होगा। तो ये कंटेम्प्रेरी का जो मैंने अभी कंटेंट बताया, उसकी स्लाइड शो मैं अभी आपको करती हूँ। मैं अपने बारे में भी कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि आज आपके बैच ने इस चीज को बोला कि मैम आपका काम देखना चाहेंगे, तो मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने बीएफए किया लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से, 1989 में मेरा बीएफए कंप्लीट हुआ था। फिर 2 साल मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक इन द सेंस मुझे क्योंकि स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो मैं वहां पर केंद्र में काम करने लगी, ललित कला केंद्र अलीगंज में, एज ए स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलर की तरह। इसके पश्चात मैंने अपना एडमिशन के लिए, क्योंकि एमएफए करने का मन था वो भी प्रिंट मेकिंग से, तो मैंने बड़ौदा में डाला, और बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ 91 में। मैंने वहां से एमएफए किया, 93 तक चला वो। बड़ौदा का एक्सपोजर काफी महत्वपूर्ण रहा इस सेंस में, क्योंकि मेरे ही टाइम में आई वॉज द लकी स्टूडेंट टू हैव द आर्ट फेयर देयर। हर 2 साल पे वो आर्ट फेयर होती थी, और व्हेन आई वाज इन द फाइनल ईयर, वो 2 साल पूरे हो रहे थे, तो उस समय आर्ट फेयर हुआ। और हमारा बैच बहुत लकी था, क्योंकि मुझे मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं अपने अध्ययन काल के दौरान, तो खास तौर से अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं। बड़ौदा का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा। इसके पश्चात 93 के पश्चात मैं वापस पुनः वो लखनऊ में पहुंच गई, और लखनऊ में फिर मैंने काम जारी रखा। इस पूरे एंटायर टाइम पीरियड में जब मैंने कमीशन में फॉर्म भरा, उसके पहले
तक मुझे नई दिल्ली HRD की फेलोशिप मिली, जूनियर फेलोशिप, दैट इज रिसर्च फेलोशिप, HRD ह्यूमन रिसोर्सेज वाली। उसके बाद मुझको गड़ी ग्रांट मिली, कई लोग आप लोगों में से जानते होंगे, ये एक स्पेशल ग्रांट होती है 1 साल के लिए, जिसमें कि हम नेशनल एकेडमी के स्कॉलर बनकर के काम करते हैं। फिर उसके बाद मुझे राज्य स्तर पे भी मुझे सांस्कृतिक विभाग से दो साल के लिए मुझे फेलोशिप और स्कॉलरशिप मिली, राज्य ललित कला से स्कॉलरशिप मिली। और जब ये सारी चीजें चल रही थी, उसी दौरान में जितने भी वर्क होते थे वो राज्य स्तरीय और ऑल इंडिया नेशनल एकेडमी इन सभी के द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में मैंने पार्टिसिपेट किया और सिलेक्शन हुआ। तो ये निरंतर करते गए। कला संग्रह मेरे व्यक्तिगत प्रिंट जो हैं वो कई लोगों के पास हैं, और उनमें से मुझे बहुत अच्छा लगता है बताते हुए भी, क्योंकि ये बहुत सम्मानजनक होती है। एक अहमदाबाद के खुद वो चित्रकार थे, उन्होंने मेरा पहला प्रिंट एग्जीबिशन से खरीदा, और थोड़ा सा उनको शारीरिक डिफॉर्मिटी थी, पर वो कलाकार थे, मिस्टर किशोर वाला जी, और उन्होंने मेरा पहला प्रिंट वहां पर दिल्ली एग्जीबिशन में खरीदा जब नेशनल एकेडमी में हमारा ग्रुप शो चल रहा था। तो वो स्पेशली मेरे से बोले कि मैं तुम्हारा ये प्रिंट लेना चाहता हूँ। तो मैंने उनको मैंने बोला सर मैं एक प्रिंट आपको ऐसे ही दे दूंगी, क्योंकि ग्राफिक में ऑलरेडी प्रिंट्स होते हैं। शुभम, आप जरा एक बार मेरा रिक्वेस्ट मैंने भेजा है, उसको एक्सेप्ट करिएगा प्लीज। हेलो शुभम, मेरा फोन, हेलो शुभम, जरा मुझे इन कर दीजिए, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। तो इस प्रकार से उन्होंने मेरा प्रिंट लिया। हेलो शुभम, मैं दूसरी डिवाइस से भी भेजी हूँ तुमको रिक्वेस्ट इन करने के लिए, प्लीज एक्सेप्ट करो जरा सा। तो उसमें बेसिकली उन्होंने मुझसे बोला, और मैंने कहा सर मैं प्रिंट दे दूंगी आपको एक एडिशन इसका। तो वो बोले नहीं मैं ऐसे नहीं लूंगा, आई जस्ट वांट टू पे यू आल्सो बिकॉज वी आर आर्टिस्ट एंड वी शुड रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट। सो दिस वाज द सेंटेंस स्टिल आई रिमेम्बर। तो अभी इस चीज को मैंने इसलिए आपको कोट किया। और दूसरी चित्रकार है अनुपम सूद। हाँ, अनुपम सूद जी मेरे वाइवा लेने आई थी MFA के दौरान। तो उनको मेरी जो टेक्निक है, आज मैं जब आपको वर्क दिखाऊंगी तो आप भी देखेंगे, मैं एक ही प्लेट के ऊपर बहुत सारे कलर्स का प्रिंट लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेस लैंडस्केप था। तो प्रकृति के लिए तो कलरफुल लेना ही पड़ेगा मुझको। तो मैंने एक ही प्लेट के ऊपर अनेकों कलर लगा के जब एक जैसे प्रिंट लिए, तो ये उनको विश्वास नहीं था एग्जाम का वर्क देख के एचिंग में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे सारे के सारे मतलब देख सकती हूँ प्रिंट्स एडिशन जो इसके हैं। मैंने कहा हाँ मैम देख सकते हैं। तो दिखाए जब उनको, तो उन्होंने, उस वक्त आपको पता होगा रीव्स और आर्च पेपर बहुत कॉस्टली होता था और अफोर्डेबल नहीं था, मतलब कि मिलता भी नहीं था, कई बार इजिली अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि गिव मी योर एड्रेस एंड आई विल सेंड यू 2 पेपर्स ऑफ आर्च पेपर एंड यू गिव मी योर प्रिंट ऑन दैट। तो मैंने उन्हें लखनऊ आकर के अपने 2 मिनिएचर प्रिंट्स के मतलब छाप ले करके, प्रिंट ले करके उनको सेंड आउट किया था। तो आई फील वेरी, नहीं, एक्सपेक्ट्स ऑफ कॉन्टेम्परेरी वो पेन ड्राइव में होगा, 17 तारीख का। तो उसमें बाकायदा मैम ने वो प्रिंट रखे मेरे, एंड ये मेरे लिए बहुत प्रेस्टिजियस बात है। अच्छा लगता है जब आप एक चित्रकार होते हैं। तो मैंने जॉब लेने के पहले पूरा लगभग 93 के बाद से निरंतर लगभग 9 से 10 साल तक फ्रीलांस तो नहीं कहूंगी, सारी स्कॉलरशिप के उपभोग के साथ में मैंने काम जारी रखा। 2002 में मेरी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई।
मेरे चित्रण का जो विषय था, मैंने आपको अभी एक बहुत साधारण भाषा में शब्दों में बोला कि प्रकृति से रिलेटेड है, लेकिन उस प्रकृति में मेनली मेरे जो काम हैं उनमें एक संदेश है। जब मैं आपको अपने वर्क दिखाऊंगी तो उसमें आपको क्लियर होगा। और ये हमारा सेट हो चुका है। मैं आज कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड टेक्निक्स वाला जो ले रही हूँ उसके विषय में हम पुनः इस पे आते हैं, और अपने वर्क के बारे में जब स्लाइड्स दिखाऊंगी तो साथ में बोलती जाऊंगी। अब हम आते हैं इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। एस्पेक्ट्स क्या है? ईच आर्टिस्ट बिल्ड्स अ पर्सनल लैंग्वेज। कंटेम्प्रेरी जो भी कोई चित्रकार है, क्या आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? हेलो, यस मैम। जितने भी चित्रकार हैं कंटेम्प्रेरी, इसका उद्देश्य ये होता है कि वो अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज बनाते हैं जो उनका एक सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है। आपने सुना होगा कि अमुक व्यक्ति की चाहे सिग्नेचर उस कैनवस के पीछे हो, पर जब हम उसके स्टाइल का वर्क देखते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं, या विषय से या उसके स्टाइल से, कि ये उस कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का वर्क है। तो वो एक लैंग्वेज बन जाती है, उनकी खुद की पर्सनल लैंग्वेज, और एक पर्सनल सिग्नेचर बन जाता है। फिर यूज ऑफ न्यू मटेरियल इन एन इनोवेटिव वे। इनोवेटिव वे मतलब आप जब उनके कामों को देखते हैं, जिन चीजों को उन्होंने यूज किया है वो एक मतलब इनोवेटिव मतलब एक थोड़ा सा क्या कहेंगे, इनोवेटिव का हिंदी नहीं आ रहा है मुझको। इनोवेटिव मतलब थोड़ा सा एक उत्सुकता कह सकते हैं, या जानकारी के तरीके में इसको यूज करना। यूज ऑफ नेचर, यूज ऑफ नेचर मतलब कि जो ये रिलेटेड पॉइंट है उससे आपके एनवायरमेंटल स्कल्पचर्स के लिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स, मैंने आपको अभी बोला भी था अपने लेक्चर में कि कंप्यूटर्स का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, या उससे संबंधित सामग्री का प्रयोग। अटेम्प्ट्स टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। इस आज की कंटेम्प्रेरी चित्रकला का उद्देश्य ये है कि वो मटेरियल और टेक्नोलॉजीज की जो एक बाउंड्री होती थी उसको उसने बहुत विस्तार कर दिया है, उसको उसने फैला दिया है, उन बाउंड्रीज को एक बहुत बड़ा मतलब बहुत व्यापक रूप दे दिया है। मीडियम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या है, किस तरीके से, क्या माध्यम हो सकते हैं अपनी समकालीन चित्रकला या भावाभिव्यक्ति के लिए, वो इस तरह से हैं। बॉडी आर्ट, सेरेमिक आर्ट, पेंटिंग, लैंड आर्ट, स्कल्पचर इंस्टॉलेशन, स्कल्पचर इंस्टॉलेशन और एनवायरमेंटल स्कल्पचर, ये है, ये स्कल्पचर से रिलेटेड है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। स्ट्रीट इंस्टॉलेशन, ऑप्टिकल इल्यूजन आर्ट, ये ऑब्लिक इसलिए किया है, इसकी भी मैंने कुछ स्लाइड्स को सेव किया है, आप देख के जान पाएंगे कि ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है वो आपके दो चीजों से बहुत अच्छे से करी जा रही है आज के दौरान में, आज की चित्रकला के समय में। वो है एक तो बॉडी के ऊपर और एक है स्ट्रीट के ऊपर। ठीक, मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी करूंगी। प्रिंट मेकिंग, एज ऑलवेज कंटेम्प्रेरी के कुछ तो आपको पता ही है माध्यम हमेशा रहे, वो है प्रिंट मेकिंग। पर कंटेम्प्रेरी कला के टाइम में प्रिंट मेकिंग कैसे इससे प्रभावित हुई, इसकी भी एक दो स्लाइड्स में आपको जरूर दिखाऊंगी। एनवायरमेंटल स्कल्पचर्स एंड वीडियो आर्ट, अभी मैंने एक चीज इसमें आपको बोली, ऑप्टिकल इल्यूजन आर्ट, ये भ्रम वाला है, भ्रमित करना। ऑप्टिकल मतलब हमारी दृष्टि भ्रम से उत्पन्न किया हुआ आर्ट। स्ट्रीट इंस्टॉलेशन, ठीक, अभी इसके अब हम लोग जो स्लाइड्स देखना शुरू करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने स्लाइड्स के कंपाइल करने में बॉडी आर्ट का शुरू किया। ये एक पैर का पंजा है, क्या सभी को दिख रहा है? Is everybody is able to see? Yes, ma'am. अच्छा, साइज ठीक है या इनलार्ज करना होगा?
इसमें आप देख रहे हैं ये पैर का पंजा है, बट इट हैज बीन ट्रीटेड एज अ पेंटिंग सरफेस। चित्रांकन के लिए एक धरातल की भांति इसका प्रयोग किया गया है, राइट? है ये पैर की उंगलियां। नेक्स्ट बॉडी आर्ट के तहत ये आ रहा है और हमको अचंभित भी करता है, कई बार हम सरप्राइज भी हो जाते हैं। दूसरा, ये पूरा का पूरा आपको एट अ ग्लांस ये दिखता है कि ये फ्लेमिंगो बर्ड है, ठीक? लेकिन आप स्वयं देखिए कि ये बॉडी है, दिख रहा है आपको? Yes, हेलो? ma'am. तो ये एक पूरा बॉडी आर्ट की तरह इसको ट्रीट किया गया। तो यहाँ पे जो बॉडीज हैं, आप देखिए ये ह्यूमन बीइंग हैं, ये बॉडीज हैं, वो हमारा पेंटिंग का धरातल बन गया, मतलब कि वो सरफेस की तरह ट्रीट की गई है और उसके ऊपर चित्रण किया जा रहा है। तो दिस बॉडी आर्ट इज ऑल्सो वेरी मच इन nowadays for the contemporary art. नेक्स्ट स्लाइड है ये, आप इस पे भी देख रहे हैं बाकायदा डुडलिंग की गई है। डुडलिंग का मतलब ब्लैक पेन के साथ में या ब्लैक ब्रश के साथ में पूरा वर्कआउट किया गया है। बॉडी आर्ट का एक और बहुत प्राचीन समय से प्रयोग हो रहा है। बॉडी आर्ट मतलब बॉडी का यूज करके, आपको आगे भी बताऊंगी मैं अभी, आप सभी भी जानते होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं टैटू मेकिंग। इसमें ये एक यूज है, मतलब पूरी लेडी का यूज है और उसकी बॉडी को यूज किया गया पेंटिंग की तरह, और बाकी के जितने भी चीजें हैं वो विभिन्न तरीके की इफेक्ट्स के द्वारा बेस करके बनाए गए। एक फोटो है बॉडी आर्ट, ये इल्यूजन आर्ट में भी आ सकता है। ऑप्टिकल इल्यूजन में भ्रमित किया जा रहा है, दृष्टि भ्रमित किया जा रहा है, यहाँ पर उसके फेस के साथ में ऐसे पेंट करके। इसको मैंने इसीलिए बॉडी आर्ट के साथ भी रखा है, पर यहाँ पे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ऑप्टिकल इल्यूजन के आर्ट के फॉर्म में भी ये वर्क कंसीडर किया जाता है। अब आते हैं सेरेमिक आर्ट। आप में से कई लोग हैं जिनको पता है कि सेरेमिक आर्ट पात्र निर्माण, ट्रेडिशनल पात्र निर्माण जो होता था वो आज भी हमारे दैनिक जीवन में यूज है, उसका निर्माण आज भी हो रहा है। जो आप चीनी मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं, कप प्लेट या जो भी फूलदान, कोई शो पीस चीनी मिट्टी का, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसका प्रयोग प्योर आर्टिस्टिक वे में कॉन्टेम्परेरी आर्ट में किस तरह से किया गया, उसके लिए जो स्लाइड्स मैंने निकाली हैं वो ये है। इनको कुछ मोटिव्स को बना करके सेरेमिक के थ्रू प्रोसेस करके उसको इंस्टॉल किया गया, तो हम इसको सेरेमिक इंस्टॉल वर्क भी मान सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इंस्टॉलेशन इज नॉट ओनली फॉर स्कल्पचर, इट कैन बी थ्रू द सेरेमिक ऑल्सो, इट कैन बी थ्रू द प्रिंट मेकिंग। अब आप कहेंगे प्रिंट मेकिंग का कैसे, तो जब प्रिंट मेकिंग का अभी सेक्शन में लाऊंगी प्रिंट मेकिंग में, तो मैं आपको बताऊंगी। ये दूसरा फेस है, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल सेरेमिक, दिस इज अ वेरी मच कॉन्टेम्परेरी वर्क। उसने मिट्टी को अपनी अभिव्यक्ति के लिए, एक क्रिएटिव माध्यम के लिए उसने इसको प्रयोग किया। और ग्लेज का भी आप तरीका देख रहे होंगे, ग्लेज का भी तरीका यहाँ से यहाँ तक टिंटेड एकदम, जो आप लोगों ने अगर ग्राफिक्स के प्रोसेस को देखा हो करते हुए लोगों को, तो आपको दिखाई देगा कि कितना इसमें भी कंट्रोल चाहिए होता है। ये पात्र ट्रेडिशनली है, मैंने इसीलिए इसको इसमें लगाया कि जब हम ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक
सेरेमिक की बात कर रहे हैं तो ये वो वर्क है। लेकिन जब हम कॉन्टेम्परेरी सेरेमिक की बात करते हैं तो ये है, दिस इज नॉट ओनली अ पॉट, दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ अ आर्टिस्ट, दिस इज द वर्क, क्रिएटिव वर्क ऑफ द आर्टिस्ट which is demanded in the contemporary art world, जिसकी की आज आवश्यकता है। आज कॉन्टेम्परेरी कला जगत क्रिएटिविटी प्लस क्रिएटिविटी को अधिक कंसीडर कर रही है, माध्यम को नहीं। आप ये वर्क देखिए, ये ट्रेडिशनल आर्ट के तहत नहीं आ रहा है, सेरेमिक का है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कोई चीज फट करके परत दर परत उसके अंदर है। तो ये उन्होंने बनाया है सेरेमिक आर्ट के थ्रू। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट वर्क एंड दिस कैन बी a work, great work, I consider a great work, क्योंकि ये सारे इफेक्ट्स जो ये चीजें आई हैं, लेयर फॉर्मेशन, these layer formation in the ceramic, जो लोग जानते हैं सेरेमिक के प्रोसेस को, उन्हें पता है इसको अचीव करना बहुत ही टफ है। एक ये सेरेमिक का पीस है जिसमें ये ग्लेज को, इफेक्ट को लाना ये मुश्किल काम है। एक ये है, ये पूरा का पूरा ये पार्ट निकालना सेरेमिक आर्ट के थ्रू, इट इज अ डिफिकल्ट। जो ये पॉट है, हाफ ऑफ द ये उसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो स्कल्पचर फॉर्म है, नहीं, ये स्कल्पचर फॉर्म नहीं है। आर्टिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग इसको प्रयोग किया है, शेप को इस तरह से उसने पात्र का निर्माण किया, ये पूरा फेस निकालते हुए। तो ये सेरेमिक का पात्र कॉन्टेम्परेरी आर्ट के हिसाब से है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग्स के ऊपर। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग्स के ऊपर, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि काम के पीछे एक विचार तैयार होता है और कला वस्तु से वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। जहां तक मुझे दिखता है, ये वर्क भूपेन खक्कर जी का है। उनके वर्क के अकॉर्डिंग इसमें जो मुझे जहां याद है, ये सर का ही वर्क है, और इसमें भूपेन खक्कर जी के में आर्टिस्ट का स्टूडियो पोर्ट्रे किया गया है कि व्हाट इज द मतलब जैसे पूरा एक है कि कई जगह पे कागज लेआउट्स गिरे पड़े हैं चित्रण के, पैलेट रखी है, ब्रशेस रखे हैं, कैनवस पे कैनवस है एजल के साथ में, तो पाइल अप है कैनवस। तो दिस इज देयर, इसमें इन्होंने जो प्रयोग किया है वो इसके पीछे एक विचार है कि कलाकार का स्टूडियो कैसा होता है। सेकेंडली, विद्यासागर उपाध्याय जी का है ये वर्क। सर नित्य नए मतलब प्रयोग करते हैं। मैं जब पहली दफे मिली थी सर से जयपुर में, तो बाकायदा उन्होंने बहुत बड़े बड़े उस तरह के लकड़ी के बॉक्सेस थे, बॉक्सेस तो कहना गलत होगा, एक मतलब वैसे आकार के थे, लकड़ी के डिब्बे जैसे, और उसी में उन्होंने कई सारे पेंट्स बनाए थे। तो लकड़ी के डिब्बे को उन्होंने कैनवस की तरह यूज किया था। सर हमेशा ही नई तकनीक को यूज करते हैं और बहुत फ्रीली करते हैं, इसीलिए स्पॉन्टेनियस वर्क है। सॉरी, ये वर्क आपका दूसरे में आएगा, ये स्लाइड पहले आ गई, सॉरी। अब ये दूसरा वर्क है, एक आकार देखिए, ग्राउंड है ये, मतलब राउंड लकड़ी का पट्टा है या जो भी है, लेकिन उसके ऊपर ब्लैक के ऊपर एकदम से एक बीम सी जैसे कलरफुल मतलब पैचेस हैं, तो आपके उस पे प्रभाव डाल रहा है। इसी प्रकार से कॉन्सेप्चुअल उस पे मैंने फोटोग्राफी को भी लिया है। फोटोग्राफी को इसलिए लिया क्योंकि ये भी एक अभिव्यक्ति का बहुत बढ़िया सशक्त मतलब माध्यम है, और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटेशन तो करते ही हैं, इसके द्वारा लोग अपनी मेमोरीज को याद रखते हैं, लेकिन जो फोटोग्राफी के क्षेत्र में आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, उनमें से ये एक फोटो मुझे अच्छा लगा,
और ये दयानिता सिंह हैं, बहुत महान फोटोग्राफर, मतलब वरिष्ठ फोटोग्राफर के साथ साथ इनके काम अपने आप में बहुत अलग है। नाम याद रख सके तो रखिएगा। मुझे लगता है आप कला के स्टूडेंट हैं तो आपको जितनी भी विधाएं पता हो वो अच्छा आपके लिए भविष्य में रिजल्ट देंगी, मतलब आपके लिए परिणाम अच्छे होते हैं। दयानिता सिंह हैं ये, और इन्होंने स्वयं के फेस को यूज करते हुए एक मास्क जो हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, मैं जब इस वर्क को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब हम अपने एक्चुअल व्यक्तित्व को मतलब क्या कहेंगे, वो व्यक्तित्व हमारा हमेशा मास्क के पीछे छिपा रहता है और हम उसी को ढो रहे हैं, हम उस असली व्यक्तित्व को लिए हुए सो गए हैं। मतलब हमारा जो असली व्यक्तित्व है वो निद्रा में है, वो डोमेजाइल में चल गया है, वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, क्योंकि हमारा जो बाहर का व्यक्तित्व है, ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व है, वो एक मुखौटा इतना सशक्त हो गया कि वही सबको सामने दिख रहा है। ऐसा मैंने अपने हिसाब से इस वर्क की व्याख्या की है, जरूरी नहीं आपने अगर वर्क देखा है, हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव, आपका सोचने का तरीका अलग हो, जो कलाकार ने बनाया है उसका भी हो सकता है अलग हो, पर इसको मैंने अपने उससे देखा और मैं जब भी इस वर्क को देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है। ये वर्क, एक मिनट, ये आर्ट वर्क ज्योति भट्ट सर का है। फोटोग्राफी में सर का बहुत अच्छा हाथ था, मैंने पहले भी उनके बारे में बताया। बड़ौदा में उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोला जाता था, क्योंकि सर बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अगर उनको एक सीधी लाइन से थोड़ा सा तिरछी चाहिए तो वो मतलब उसको अचीव ही करना है, आप चाहे जो करके करिए। तो सर बहुत पर्टिकुलर थे इस बारे में, और ये एक उनको प्रोजेक्ट मिला था क्योंकि कच्छ की विलुप्त हो रही थी संस्कृति, तो उसको इनको एक प्रोजेक्ट मिला कि उस पार्ट की कच्छ के जो मतलब सांस्कृतिक जीवन है और उनकी शैली है या धरोहर है या चीजें हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। तो ये एक उसमें है कि जो भी आपके पूर्वज हैं वो आपके ऊपर एक पूरी जनरेशन के ऊपर, कहना चाहिए मानव जाति के ऊपर एक छाप छोड़ जाते हैं, और उसका शेल्टर लिए हुए दिखाया गया है इस महिला को। एक ये वर्क है, ये एचिंग का है, ये एचिंग माध्यम से किया गया काम है। इसमें आप हाथ की पोजीशन देख रहे हैं, और अगर आप नीचे के वर्क, नीचे के एलिमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बेसिकली एक ये वाला पार्ट जब देखेंगे तो आप ये जानेंगे, ये ईयर है दो साइड, ये हेयर है, तो मीन्स इट इज द हेड, इट इज अ हेड, एंड दैट हेड मीन्स बाल, बीच में से अगर बाल नहीं है तो छत्र छाया का आभासित होना, ये एक संदेश वाहक उसमें मतलब कॉन्सेप्ट हो सकता है इस वर्क के पीछे। सेकेंडली ये वर्क है फोटोग्राफर रघु राय जी का, वो भी बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर रह चुके हैं। उनके कुछ एक वर्क बहुत जबरदस्त हैं, आप नाम याद रखें, और मैं फिर कह रही हूँ खास तौर से जो एक आर्टिस्टिक फील्ड में अपने माध्यम के द्वारा जगह बना चुके हैं, उनके लिए तो आपको बहुत जागरूक होकर के उनके कामों को देखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में गूगल और इन सब में हम लोगों को बहुत सुविधा हो गई है कि हमको भटकना नहीं पड़ता है और इनके काम हमारे स्क्रीन के सामने आ जाते हैं। रघु राय जी का एक वर्क है स्ट्रीट साइड के लोगों का कैसे वो इसमें रहते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सड़क पे पाइप के वो अपना घर बना लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े महल में रह रहे हैं। तो ये एक वैचारिक उसमें
वर्क मुझे लगा कॉन्सेप्चुअल आर्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल। रघुराय जी का एक वर्क है, उसको मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, मैं आपको बता दे रही हूँ, कॉर्पोरेट क्राइम। कॉर्पोरेट क्राइम वो बहुत ही ज्यादा समकालीन चित्रकला के उससे अगर देखें हम तो वो बहुत रिलेवेंट है। कॉर्पोरेट जगत में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से कहूंगी कि जो नए यंगस्टर्स का शोषण हो रहा है किसी भी माध्यम पे, उसको उन्होंने दिखाने के लिए कई सारी बोरियां रखी हैं, बहुत सारी बोरियां। बोरियां मतलब ये टाट की बोरियां जो होती हैं, बहुत सारी बोरियां हैं, और उनमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के स्कल्पचर्स हैं, वो सॉरी स्कल्पचर्स कह रहे हैं, सॉरी सॉरी स्कल्स हैं, मतलब खोपड़ियां हैं भरी हुई, और वो करीब 10-12 बोरियां हैं उस जगह पे, और उसमें स्कल्स भरे हुए हैं। और उन्होंने इसकी फोटो क्लिक करके उसमें दिया ही है कि कारपोरेट क्राइम इस फोटोग्राफ का टाइटल है। रघुराय जी का वर्क बहुत अच्छा है, इन्होंने भोपाल त्रासदी पे भी बहुत काम किया था, जो गैस का वहां पर हुआ था इंसिडेंट भोपाल में, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है उसमें भी। एक ये वर्क है, मैं चित्रकार तो नहीं बता पाऊंगी, याद नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे इस वक्त, नॉर्मली मुझे याद रहते हैं, कुछ कुछ चीजें भूल गए हैं। ये पेंसिल वर्क है, मतलब ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग वर्क है। मैंने जैसा कि पहले कहा कि आज समकालीन चित्रकार माध्यम को कोई ज्यादा बहुत वेटेज नहीं दे रहा है, वो बस अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। अब हम आते हैं लैंड आर्ट के ऊपर। ये सॉरी एक वर्क आप और देख लीजिए, नहीं मैं प्रिंट मेकिंग में दिखाऊंगी। लैंड आर्ट के लिए आपने अक्सर, आप भी कभी नदी के किनारे या उस तरह से जब जाते हैं तो रेत में लहर आती है और कई फॉर्म्स निकल आते हैं, उनकी बाकायदा फोटोग्राफ करके उसको पोर्ट्रे किया गया कि जो छाप अपने आप लैंड के ऊपर पड़ गई, उसको उन्होंने, कई चित्रकार उसकी भी क्लिकिंग करके उसको एज ए पीस ऑफ लैंड आर्ट के नाम से दिखाते हैं। एक लैंड आर्ट के लिए ये आप बता सकते हैं क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है? बेसिकली ये एक बहुत पुराने समय का कोई पेड़ का तना है, Yes, ma'am. है ना? और इसमें उन्होंने फोटोग्राफ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इस फोटोग्राफ में स्पेशल इफेक्ट्स के साथ में वो ट्रिक्स होती हैं, फिल्टर्स होते हैं, ब्लू रेड इन सबका समावेश करके उसको एक नया फॉर्म दिया। दूसरा लैंडस्केप आपने बहुत बार देखा होगा, तो आपके पास व्हाट्सएप भी है, तो कई बार हम लोगों के पास व्हाट्सएप इन छोटे छोटे पत्थरों से कई आकृतियों वाले भी आ जाते हैं, जैसे बर्ड्स बनी होती हैं, किसी में कुछ बना होता है, तो ये एक फॉर्मेशन की पैर और छोटा पैर, मीन्स ऑब्वियसली एक फुटमार्क बड़े का है, एक फुटमार्क छोटे का है, ये भी एक लैंडमार्क मतलब लैंड उसके आर्ट के तहत इसको मैंने सेव किया। लैंड आर्ट के हिसाब से जो अपने आप स्वतः कुछ फॉर्मेशन कर दे, मतलब ये पर्पस है, तो किसी ने नहीं असेंबल किया होगा इस वाले को। जैसे बहुत सारे पेड़ कटते हैं, उनकी तनों को बराबर रखने के लिए लगाया जाता है, पाइल अप किया जाता है, फिर उनको गिरे ना तो कुछ ऐसे फॉर्मेशन आया, किसी आर्टिस्ट के द्वारा ये चित्र कर लिया गया, तो ये लैंड आर्ट के हिसाब से एक सूखे से ट्री का, गिरा हुआ ट्री दिखाई दे रहा है। एक लैंड आर्ट इसके फॉर्मेशन में देखिए, किसी दो तने के बीच में कंपाइल करके लॉगिंग हुई है, और किसी चित्रकार ने, मानी बात है कोई पेंटर होगा उस एरिया में, उसने इस चीज को पेंट आउट कर दिया, एक पैटर्न का थोड़ा सा अभिव्यक्ति कर दी। अब मैंने आपको बताया था स्ट्रीट इंस्टॉलेशन एंड ऑप्टिकल इल्यूजन आर्ट, दृष्टि भ्रमित करने वाली। ज्यादातर आपने देखा होगा, मैं इसलिए कह रही हूँ आपको कि आपने देखा होगा, हर बार मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर हम लोगों के पास बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आते हैं जिनको हम लोग देखते हैं, और हमको
लगता है कि हाँ अरे ये था। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत चित्रकार हैं आज की डेट में कि वो सड़कों के ऊपर ऐसा फॉर्म कर देते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई छोटा सा पानी का स्रोत है, लेकिन ये पानी का स्रोत नहीं है, ये केवल पेंट और उससे किया गया है दृष्टि भ्रमित करने के लिए। यदि आप चल के इसके ऊपर जाएंगे तो वो बहुत आराम से आप निकल जाएंगे, आपको कहीं भी पानी नहीं लगेगा, पर दूर से देखने में ये हमको भ्रम दे रहा है। ये एक वर्क ये है, देखिए ये बिल्डिंग है, आप देख रहे होंगे शायद ये कोई बिल्डिंग है। यहाँ पर इस बिल्डिंग की वॉल को, ये अब बहुत चल गया है, ये आजकल बहुत चलन में भी है। इस बिल्डिंग की वॉल में इस पेड़ का अंकन, हार्ट शेप और तितलियां, कि बिल्डिंग का जो भी गंदगी है या जो भी पार्ट है वो एज ए पेंटेड सरफेस दिखने लगी। तो ये एक इल्यूजन ही है। दूसरा, ये व्यक्ति ने पानी को वो किसी भी कारण से सड़क पे गिर रहा है, या आप मोटर भी देख रहे हैं जिससे पानी लिया गया, बाहर का ही है ये पेंट, मतलब वर्क जो मैंने डाउनलोड किया था। अब जब ये पानी का बहाव ड्रेनेज तक आ रहा है तो आप इसके डिफरेंट शेड्स देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको? यदि आप केवल इसके पानी के बहाव को देखें, ओनली एज अ पानी का बहाव, तो ये एक आपको फ्लूड पेंटिंग का लग रहा है। फ्लूड आर्ट भी आजकल चल रही है, आपने अगर देखा हो। फ्लूड आर्ट मतलब रिसाव करके, किसी द्रव्य को रिसाव करके, तो जो कलर्स हैं उनको लिक्विड फॉर्म में, थिक लिक्विड फॉर्म में किसी भी चीज से कैनवस पे गिरा करके ब्लोवर के साथ में, मतलब जो आपका हेयर ड्राइंग वाला आपका ब्लोवर होता है उसके द्वारा, या उसको नेचुरल वे में वो अपने आप से जहां जहां बह के जा रहा है वेव्स के थ्रू, वो एक क्रिएशन फ्लूड आर्ट के रूप में भी आजकल बहुत प्रसिद्धि में चल रही है। ये फ्लूड, आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्लूड किसी ने कलर्स गिरा दिए हैं, जबकि ये किसका रिफ्लेक्शन हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं इसमें जो ये वाला फ्लूड का? मैम वो हाँ? पीछे बिल्डिंग का मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज बिल्डिंग का भी नहीं है बेटा, ऊपर सामने जो रखा हुआ है ब्लू कलर का, वो जिसमें रील किया नहीं, उसका नहीं है, क्योंकि देखिए ये ओपन स्ट्रीट है, और मैं आपको अभी भी बोली कि ये बाहर का चित्र है। बाहर का चित्र मतलब बाहर आसमान का है मैम, और डार्क कलर जो बिल्डिंग्स है। हाँ, क्योंकि जल का तो कोई रंग होता नहीं है, तो इनका जो फॉरेन का ये फोटो है, एंड आप कभी भी देखेंगे तो वहां की स्काई बहुत अच्छे ब्लू कलर्स की होती है, और ब्राइट सन नहीं अगर निकला है वहां पे, तो कई बार उनका जो ब्लू है वो इस तरह का रिफ्लेक्शन देता है। प्लस साथ में जहां जहां सूर्य की रोशनी नहीं है, अगर ये बिल्डिंग थोड़ी सी भी मरून या ब्लैक कलर का है तो उसकी डार्कनेस का रिफ्लेक्शन यहाँ आया, एंड इट इज गिविंग अ like a coke and dark coke color का reflection with this water, right? तो ये only the manipulation of the sunlight, और हम सभी जानते हैं कलर्स में बदलाव सनलाइट की वजह से होता है। अगर सनलाइट बहुत ब्राइट है तो वो ब्राइट दिखेगा, डल है तो वो डल दिखेगा, दैट इज वेरी ट्रू, है ना? तो ये क्योंकि पानी है, ये नेचुरल चीज थी, तो थोड़ा सा जमीन का इनका अपना प्रभाव पड़ा होगा पानी के साथ, और ऊपर से आने वाली सनलाइट की वजह से भी आया इसमें प्रभाव। तो ये वर्क फ्लूड आर्ट का ज्यादा लगने लगता है, और हमें एक बार को भ्रम हो जाता है कि अरे किसी चित्रकार ने क्या रंगों को ऐसे फेंका है, जबकि नहीं, ये आदमी खुद पाइप से पानी गिरा रहा है। तो एक ये दृष्टि भ्रम का एक अच्छा उदाहरण मुझे समझ में आया। ये एक वर्क है दृष्टि भ्रम के लिए, जिसमें कि वॉल है पर इट इज लाइक बीच में एक कैनवस है। आपको लग रहा है कि नहीं? ये दो पिलर्स के बीच में ऐसा लग रहा है कि कोई टेपेस्ट्री को टांग दिया गया है, या कोई कैनवस इसमें डिस्प्ले कर दिया गया है। एक लड़की जो है वो कुछ फ्रूट को खा रही है, जबकि ये है पेंटिंग किसके ऊपर? टूटी फूटी वॉल के ऊपर निर्मित की गई है, पर पिलर्स को नहीं छुआ गया। तो इससे आभासित दृष्टि भ्रम क्या हो रहा है कि नहीं, ये या तो भाई कहीं किसी कपड़े के ऊपर करके लगाया गया है किसी तरीके से,
और या फिर उसको वॉल को पेंट कर दिया गया है, जबकि पिलर को नेचुरल छोड़ दिया गया। तो ये भी एक हमारे दृष्टि को भ्रमित करने के लिए है। One of the best example of this medium is this one. दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. आपको ऐसा आभासित होता है कि ये पूरा नीचे कुछ गड्ढा है, मतलब गड्ढा भी नहीं, नीचे की सीलिंग है जिसमें 2-3 लोग यहां से निकल रहे हैं या वहां से गिर जा रहे हैं, या वो कह रहे हैं सेव करो। मीन्स मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा शायद विजुअल क्लियर है आपके उसमें स्क्रीन के ऊपर। तो ये, जबकि ये किस पे है, ये स्ट्रीट के ऊपर है, यू कैन सी इट हियर, ये स्ट्रीट के ऊपर है। तो ये इसीलिए इस आर्ट का नाम भी स्ट्रीट उसमें रखा गया। और या फिर ये मानी बात है, वहां पे इंस्टॉल किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है। तो हमारी दृष्टि भ्रम यही है, अचानक मान लीजिए आप जा रहे हैं तो आप एकदम से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होंगे तो आपको लगेगा अरे यार यहाँ ये है, अरे किनारे से चलो, लेकिन वो कुछ नहीं है। वो समतल पे ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया गया, डायमेंशंस ये क्रिएट किए गए हैं। एक ये वर्क है, कुछ पेंटिंग्स हैं जिनमें कि मैंने आपको ये सारे उस पे पहले भी बोला था, कॉन्सेप्चुअल उस पे। तो कॉन्सेप्ट कैसा भी हो सकता है, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट पौराणिक उस पे लेते हैं, धार्मिक उस पे लेते हैं, पर वो कॉन्टेम्परेरी है तो वो अपने स्टाइल का बनाते हैं। इनमें से ये पेंटिंग्स हैं ऐसे चित्रकारों की, आप देख रहे होंगे, इसमें सभी पौराणिक चीजों से संबंधित अंकन है, लेकिन वो उनका अपना स्टाइल सिग्नेचर है, उनका अपना क्रिएट किया हुआ एक स्टाइल है जो उनके कामों को अति विशिष्ट बनाता है। ये देखिए, ये एक बोट है जिसके ऊपर कई सारे बर्ड्स को दिखाया गया था, और ये इसका टाइटल भी जहां तक मुझे याद है डेथ ऑफ लाइफ कुछ ऐसे ही करके था। ये पेंटिंग है, राइट। तो अंकन बोट का भी आप देखिए बहुत रियलिस्टिक नहीं है, जितनी भी बर्ड्स हैं वो भी बहुत रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन चित्रकार ने अपने स्टाइल सिग्नेचर को यूज करते हुए इसका निर्माण करा, और कॉन्सेप्ट को बताने के लिए थोड़ा सा आभासित किया कि जैसे जर्जर अवस्था की बोट है और जो उस पे पक्षी बैठे हुए हैं, तो एंड ऑफ नहीं, डेथ ऑफ अ लाइफ या ऐसे कुछ इसका टाइटल भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब हम आते हैं प्रिंट मेकिंग के ऊपर। जब हम प्रिंट मेकिंग की बात कर रहे हैं और कॉन्टेम्परेरी सिनेरियो पे बात कर रहे हैं, तो कई ऐसे चित्रकार हैं जो आज कंप्यूटर और उससे जुड़ी हुई कई चीजों को यूज करके अपने क्रिएशन को दे रहे हैं। जयकृष्ण अग्रवाल जी का यहाँ पहले प्रथम मतलब प्रिंट दिखाना चाहूंगी। ये सर का जंतर मंतर में, जयपुर के जंतर मंतर में उन्होंने फोटोग्राफी की थी, उसी में से एक वर्क को उन्होंने प्रोसेस करके ग्रिस्ली प्रिंट को निकाला था। ये प्रिंट, इसमें इफेक्ट्स दिए गए और इसका प्रिंट आउट निकाला। एक ये प्रिंट है, दोनों ही वर्क मतलब क्योंकि अब उनकी जो जिस अवस्था में वो हैं, तो नेचुरली प्रिंट मेकिंग एक बहुत लेबोरियस काम है, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है इसमें। एचिंग से लेकर के लिथोग्राफी तो बहुत ज्यादा, एचिंग भी कम लेबोरियस नहीं है। अगर आप छोटी प्लेट भी बनाते हैं तो उसमें हर इफेक्ट के लिए, मान लीजिए इसमें 3-4 शेड्स आपको दिख रहे हैं, तो हर एक काम के लिए आपको बार बार उस प्लेट को प्रोसेस करके धोना, उसको फिर कवरिंग करना, एक्वाटेंट करना, that all thing is very very tiring. As a print maker I know that. तो इस वजह से कई चित्रकार अब ऑप्शंस दूसरे ले लेते हैं। चित्रकार से मेरा मतलब यहाँ पे प्रिंट मेकर्स है, वो कई एक दूसरे माध्यमों को अपने में सम्मिलित कर लेते हैं या उसका यूज करना प्रारंभ कर देते हैं। सर ने भी अपनी फोटोग्राफी को, ये उनके ओरिजिनल वर्क्स हैं, फोटोग्राफ को उन्होंने प्रिंट करा करके ग्रेसिक प्रिंट में टर्न कर दिया है। एक माध्यम होता है चिनकोले। चिनकोले माध्यम में जो कहते हैं उसका एक ये है कि किसी अन्य चीज को आप असेंबल करिए प्रिंट के साथ,
ठीक, तो मैंने जो आपसे कहा था टू इंस्टॉल इन प्रिंट मेकिंग, दैट इज व्हाट, हम लोग अपनी एचिंग प्लेट पे, अपने लिथोग्राफ पे या अपने वुड कट के साथ कोई एक चीज ऐसी है जो कि हम रखते हैं और उसका प्रिंट के साथ साथ, मतलब ब्लॉक के ऊपर जो पेपर रखा, उस पेपर पे वो भी आ जाएगा शिफ्ट होकर के जो हमने उसमें सम्मिलित किया, उस ब्लॉक के ऊपर सम्मिलित किया। पर वो दोनों ऐसे होने चाहिए कि विरोधाभास ना हो, वो अलग थलग ना लगे। तो इसने इस प्रिंट में चिनकोले, यहाँ पे किस सेंस में कहा गया, 4 प्रिंट्स को इन्होंने ले करके, ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये टांके हैं, देख रहे हैं आप, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये टांके हैं। तो उसने जो थ्रेड का यूज किया है प्रिंट के डिस्प्ले के लिए, इस थ्रेड के यूज को उसने चिनकोले, चिनकोले इज अ वर्ड जिसका सेंस होता है किसी और चीज को प्रिंट में सम्मिलित करना, तो उसने यहाँ पे धागों का प्रयोग किया है, इसलिए इसको चिनकोले प्रिंट बोला गया। आगे के वर्क इंडियन, उसमें चिनकोले वर्क मुकेश शर्मा है जयपुर से, उन्होंने भी किया था, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, उनके कुछ वर्क बेस्ड थे ममीज के ऊपर, मिस्र की कला के ऊपर, और उसके साथ उन्होंने चिनकोले का एडिशन किया था अपने एचिंग वर्क में। ममीज के जो पेंटेड ममीज के कॉफिन्स थे, उनके फोटोग्राफ्स को असेंबल किया था, और वो वर्क अच्छे भी आए थे मुकेश शर्मा के। दिस इज अनदर वर्क where the artist has used so many things। यहाँ पे कहीं पर उसने ये नेट का भी प्रयोग किया है, उसने क्रिएट किए हैं टेक्सचर्स अपने इसमें। ये कोलोग्राफ प्रिंट है, ये वाला पर्टिकुलर कोलोग्राफ प्रिंट भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। कोलोग्राफ प्रिंट जो है, आप कोई भी हार्ड बोर्ड ले लीजिए, हार्डबोर्ड मतलब सॉरी माउंट बोर्ड कहेंगे हम उसको, जो फोटोग्राफी के लिए फ्रेमिंग के टाइम में यूज होता था, तो माउंट बोर्ड ले लीजिए, या आपकी जो बढ़िया अच्छी बुक्स होती हैं, कॉपीज होती हैं, उसका जो कवर होता है हार्ड, उसको ले लीजिए, और उसके ऊपर आप फेविकोल के द्वारा ड्राइंग करिए। फेविकोल के उससे आप ड्राइंग कर रहे हैं या उसमें थोड़ा सेरेमिक मिला ले रहे हैं, तो उससे आप इजीली उसमें ड्राइंग करिए। ड्राइंग करने के बाद उसको सूखने दीजिए, ये बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, कोलोग्राफ भी हमने किया था। और इसको सूख जाए जब ये आपका, आपके बोर्ड के वो उसके दफ्ती के ऊपर या आपके कवर के ऊपर, उसको फिर प्रोसेस किया जाता है लैकर के साथ। लैकर और थिनर को मिला करके एक लिक्विड बनाया जाता है और उसको पूरी प्लेट को कवर कर दिया जाता है। इसके बाद इसका हम लोग प्रिंट निकालते हैं। तो जो बेसिकली कोलोग्राफ है, उसमें आप बहुत सारी चीजों को सम्मिलित कर सकते हैं, अन्य सामग्रियों को, कि जैसे कपड़े की कटिंग है, जालीदार कपड़ा हो या थ्रेड वाला हो, टाट हो, या आपका सुई धागा का धागा हो, या ये आपके जूट के थ्रेड्स हो, दूसरा कोई भी चीज ना, मतलब पत्तियां आप इंक्लूड कर सकते हैं। उन सबका प्रिंट आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगा जब आप प्रिंट निकालेंगे। ये प्रिंट है, मैंने आपसे बोला था कि मीडिया के कई चीजों को लेकर के, अब इस पर्टिकुलर प्रिंट में ये सारी चीजें जो हैं ये छापा के द्वारा ली गई हैं, मतलब कि प्रिंट है। और एक ये बुक का पेज, बुक या मतलब हमारी जो पुरानी बुक्स हो जाती हैं, उनका आपने कागज स्वयं देखा होगा किस तरह का होता है, डिक्शनरी का या किसी भी पार्ट को लेकर के उस आर्टिस्ट ने इस पे प्रिंट किया है। एक ये वर्क है, ये भी वही मेथड है। तो मैंने अभी जिस तरह से आपको ये बोलने का बताया था कि प्रिंट मेकिंग में भी किस तरह से चीजों को जोड़ करके या किस तरह से असेंबल करके आज डिफरेंट प्रिंट मेकिंग हो रही है, ना कि ट्रेडिशनल हो रही है। ट्रेडिशनल ऐसा नहीं, ट्रेडिशनल का महत्व कम नहीं होता है। जब आप ट्रेडिशनल का हर पॉइंट जानते हैं, हर प्रिंसिपल जानते हैं,
तो वो सारे ट्रेडिशनल की बारीकियों को आप जानते हैं, तभी तो आप नई चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप मूलभूत सिद्धांत ना जानते हो और आप कोई बहुत बड़ा आविष्कार कर दें। एक ये प्रिंट है जिसमें कि आपको यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजों में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर देख करके कि ये टिंटेड एरियाज हैं। ये प्रिंट बहुत अच्छा है, बहुत मतलब क्वालिटी वाइज या टेक्निकली आप कह लें तो इसकी एक एक डिटेलिंग जो की गई है, क्वाटेंट किया गया है, दोज ऑल थिंग्स आर वेरी वेल डन। अब हम आते हैं स्कल्पचर इंस्टॉलेशंस पे। आप सभी को पता होगा कि स्कल्पचर इंस्टॉलेशन के लिए इन्होंने मार्शल डचैम्प ने 1917 में सबसे पहले सबको विस्मित कर दिया था जब उन्होंने एक टॉयलेट पीस को ला करके गैलरी में असेंबल कर दिया था। दैट वाज द डे कि ये एक अचंभा माना गया उनके द्वारा। उसके बाद सर्वोदय डाली का है ये। डाली के बाद स्कल बाय सुबोध गुप्ता जी। इन्होंने सारे इन वेस्टेड मटेरियल, वेस्टेड मतलब जो भी किचन वेयर्स थे उनको यूज किया। डाली ने फोन पे किया, उन्होंने टॉयलेट सीट को किया। मींस टोटल एंड टोटल इंस्टॉलेशन का मतलब कि वो कला जो कि आप जिन सामग्रियों को सोच नहीं पा रहे हैं, आप वो नहीं कर सकते कि मतलब अरे ये भी यूज हो सकता है। तो ये एक उस पर्पज से इन लोगों ने एक लैंडमार्क क्रिएट किया अपने इन चीजों को यूज करने के बाद। अब हम आते हैं एनवायरमेंटल स्कल्पचर्स के बारे में। एनवायरमेंटल स्कल्पचर्स वो होते हैं जो क्या कहते हैं, मतलब कि जो आपकी पर्यावरण है, जो नेचर है, उसको भी उसमें शामिल कर दिया जाता है। और ये एक मतलब बड़े कलात्मक प्रवाह का एक हिस्सा होता है जो कि जीवन और कला के बीच में एक विरोधाभास की जो मतलब कहना चाहिए ना कि कला और ऐतिहासिक जीवन, ये सारी चीजों को जो विरोधाभास है उसको तोड़ने की शक्ति है उसके अंदर। उसको वो प्रयास करता है कि नहीं भाई, जो हमारी कला है और जीवन है वो एक ही है इस पर्यावरण के साथ मिलकर के। इससे रिलेटेड एक स्कल्पचर ये अच्छा लगा था मुझे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट सीम्स टू बी अ फिगर। अगर आप ध्यान दे रहे हो, सभी लोगों के स्क्रीन पे भी है, यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो ये इट सीम्स टू बी अ फिगर, बट दिस इज व्हाट, सारा ये किससे बनाया गया है? वुडन डंडियों से है। ये लॉग मतलब गट्ठर से है, जो इस फॉर्म में क्रिएट किए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं। सेकंड पर्यावरण का जो उदाहरण मैंने लिया है, ये मेटल स्कल्पचर है। ये भी स्क्रैप से तैयार किया गया है, वेस्टेड मटेरियल से ये तैयार है और ये खुले में रखा है, क्योंकि पर्यावरण स्कल्पचर्स का जो होता है वो पर्पस तभी होता है जब आप प्रकृति के साथ उसको डिस्प्ले करते हैं। क्या आप सभी को दिख रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। एक ये है, फुल फिगर है, ये सेम आर्टिस्ट का है जो पहले दो फेसेस दिखाए आपको मैंने, ये सेम आर्टिस्ट का है। इन आर्टिस्ट के बारे में नाम मैं भूल रही हूँ, शायद अमेरिकन बेस्ड आर्टिस्ट हैं। इनका ये प्रसिद्ध ही है कि वेस्टेड स्क्रैप मटेरियल के साथ ये मेटल स्कल्पचर्स एनवायरनमेंट में बना करके प्रदर्शित करते हैं। सेकेंडली, ये एक स्कल्पचर है, ये भी वेस्ट मटेरियल के ही द्वारा है, मेटल का ही स्कल्पचर है, और इसको भी डिस्प्ले एक खुले में किया गया है जकड़ते हुए की, और उसको बंधनों को तोड़ते हुए बाहर निकलने के लिए। एक स्कल्पचर, इट इज ऑल्सो डिस्प्लेड पब्लिकली विद द पूरे एंटायर एनवायरनमेंट के उसके साथ में, स्ट्रीट के ऊपर। सेकेंड स्कल्पचर, ये भी एक नेचर के साथ में डिस्प्ले किया गया है फिगर को। अब हम आते हैं वीडियो आर्ट के ऊपर। आप देख रहे हैं यहां से यामिंग हो रही है और ये यहां पर बना रहे हैं। मैं
शीघ्रता से आपको वीडियो आर्ट का इसलिए ये वाला क्लिपिंग दिखाना चाहती हूँ। इसको गौर करके देखिएगा प्लीज। कुछ सेकंड्स की ही है ये, मैंने फिर से करा है, आप फिर से देखिए क्योंकि एक फॉर्मेशन आ रहा है। दिस वन, ये छोटी सी क्लिपिंग थी ये वाली, पर इसमें टेक्सचर्स की फीलिंग को दिखाते हुए किस तरह से लाइट एंड उसको किया जा रहा था, इसलिए मैंने इसको कंपाइल किया था। ये एक है, ये भी एक बहुत छोटी है। इसमें आई का मूवमेंट देखिएगा, मैं इसको थोड़ी देर में ही बंद करूंगी। लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ द आई।
इसको मैंने इसलिए बंद किया है क्योंकि हम लोगों का समय थोड़ा कम है। अब हम आते हैं डिजिटल आर्ट, जो प्योरली, ये तो वीडियो क्लिपिंग्स के उसमें था। आप इस फोटोग्राफ को देखिए, ये डिजिटल आर्ट के द्वारा क्रिएटेड है। कैन यू सी इट? द नेक्स्ट वन इज दिस वन। थर्ड वन इज दिस वन, थोड़ा जल्दी कर रही हूं। फोर्थ इज दिस वन। आप इंस्टॉलेशन आर्ट के, ये तो एनवायरमेंटल है, ये इंस्टॉलेशन आर्ट के ऊपर ये वाला देखिए, गैलरी के अंदर इस तरह से एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड खंभों को करके पूरे पूरे रूट्स का आभासित करा देना है। सेकेंडली, ड्रिफ्ट वुड होती हैं जो सूखी हुई टहनियां, उनके द्वारा एक पूरे स्कल्पचर के दो मास्क मतलब फेसेस बना देना। ये इंस्टॉलेशन के तहत है। स्क्रैप को यूज करके गैलरी के अंदर का इंस्टॉलेशन, नॉट द स्कल्पचर वन। दिस इज गैलरी के अंदर जो इंस्टॉल किया जाता है वो इंस्टॉलेशन आर्ट होती है। और जो बाहर करते हैं आप कोई भी चीज को, तो उसको हम कहते हैं स्कल्पचर इंस्टॉलेशन या एनवायरमेंटल इंस्टॉलेशन। ये आपका जो है स्क्रैप के द्वारा बनाया गया है। टाइम मशीन वाज द टाइटल ऑफ दिस वर्क। एक ये वर्क है, आप इसमें देख रहे हैं कि रोशनी के द्वारा कैसे इसको किया गया है। एक इंस्टॉलेशन जिसको कि मैंने आपको बताया साइज का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये स्कल्पचर को, मकड़ी को इस तरह से विशालकाय बना के दिखाया गया था। सेकेंडली, गैलरी के अंदर ओरिजिनल रूट को कंपाइल कर देना, टांग देना, इंस्टॉल कर देना। गैलरी के अंदर का है, ये मैं थोड़ा छोटा करूं क्योंकि इसके पिक्सेल्स उससे हो गए। अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, राइट? ये इसका डिस्प्ले है। तो हम लोगों ने इस चीज को देखा और मैं आपको अपने वर्क्स को भी दिखाना चाहूंगी थोड़ा सा। जरा मेरे फोल्डर को खोल देना। एक मिनट, मैं अपना वर्क आपको दिखा दूं जल्दी से। ये एक वर्क है और इसका टाइटल था सर्चिंग फॉर इनर लाइट। इस वर्क में 2 फुल प्लेट्स का यूज किया गया था। ये काफी बड़े साइज में है और बेसिकली ये जो आपको टेक्सचर्स दिख रहे हैं ये वाले फ्लूट के जैसे, इनको एचिंग में लाना काफी हद तक मुश्किल होता था। एक साथ कई रंगों को लगा करके मैंने लोकल इंकिंग करने के बाद प्रिंट को अचीव किया। ये एचिंग प्रिंट हम लोग नॉर्मली 8 से 10 एडिशंस निकालते थे। एडिशन का मतलब कि एक जैसे प्रतियां। तो इनको हम बाकायदा एक जैसा तब प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा सधा हुआ हाथ हो। जहां पे मैंने इस कलर को लगाया है, फ्लैशी कलर को, जहां पे सैप ग्रीन को, और जो टोन मिक्सिंग के बाद आया, ये हर एडिशन में एक जैसा होना चाहिए। और कुछ ईश्वर की कृपा रही या अभ्यास रहा, जो भी आप समझ लें, कि ये काफी प्रिंट्स मेरे एक ही जैसे आते थे। तो इन प्रिंट्स को
मतलब मैंने निकाला था। इसमें जो एलिमेंट्स लिए वो माउंटेन शेप के थे, क्योंकि जब हम लोग छात्र जीवन के दौरान होते हैं तो ऊर्जा तो हमारे अंदर बहुत होती है, आप सभी के अंदर भी अभी होगी। कोई भी कठिनाई आएगी, कठिनाई से मेरा मतलब है हर्डल्स, कोई भी बाधाएं आती हैं तो आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम उससे निकल आएंगे, पार कर लेंगे उसको। और यही ऊर्जा या यही एक विश्वास मेरे मन में भी था जब मैं युवा शक्ति के उसमें थी, आज भी है। पर हाँ, उस समय के प्रॉब्लमेटिक चीजों को हमने जिस तरह से डील किया है, तो मुझे लगता है कि वो एलिमेंट्स को मैंने दिखाने की, वो भावनाओं को दिखाने के लिए मैंने माउंटेन का शेप यहाँ पे यूज किया। जो ये पानी का तत्व यूज किया था अपने कामों में, उसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये था कि समय, कितनी भी बड़ी बाधा होगी, कितना भी आपके जीवन में कोई भी बहुत बड़ा हर्डल होगा, वो परमानेंट नहीं होता, वो हमेशा एक समय के साथ हट जाता है, और वो हटता ही है। हमको बस उसके मार्क्स दिखाई देते हैं, हमको उसकी स्मृतियां याद रहती हैं, अच्छी चीजों की भी और बुरी चीजों की भी। दूसरा ये वाला वर्क मेरा है, ये एक क्या कहते हैं, ऑल इंडिया कैंप था, उसमें मुझे भागीदारी के लिए बुलाया गया था, तब मैंने इसको निर्मित किया था, और इसके एडिशन की परमिशन भी थी हमको, नेशनल एकेडमी के द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया था। इसमें मैंने माउंटेन्स की जगह पे वॉल जैसी चीजों को यूज किया। आगे की तरफ बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप देख रहे होंगे, ये स्पेशली ये वाला पार्ट जो बिल्कुल ही फॉग की तरह इफेक्ट है, इसको लोकल इंकिंग में पाना मुश्किल है। आप कभी भी करिए, स्वयं करिए या किसी भी और प्रिंट मेकर का देखिएगा तो ये बहुत मुश्किल होता है लेना। बाकी का ये जो आपको हल्का ब्लू दिख रहा है, एक्चुअली ये फोटोग्राफी में आया है, ये बिल्कुल व्हाइट है। ये पेपर व्हाइट पाना भी एचिंग प्लेट से डिफिकल्ट काम है, बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये यहाँ पर है व्हाइट, उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा उसको मर्ज किया कि वो एकदम कटा हुआ ना लगे। ये यंग जनरेशन को दिखाने के लिए, मतलब ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं जो, वो इन हर्डल्स को पार करके आगे जीवन में बढ़ ही जाते हैं, चाहे जितना भी उनको बाधाएं मिले, लेकिन वो आगे पार कर जाएंगे, कोई भी मुश्किल उनको रोक नहीं सकती है। सेकंड मेरा ये प्रिंट है, ये प्रिंट मैंने जयपुर के त्रिनाले कैंप में बनाया था, जिसमें कि रिनी मैम भी थी। और इस कैंप में, क्योंकि वो भुज का 2001 का जब अर्थक्वेक आया था, तो मैं बड़ौदा में थी और बड़ौदा से उदयपुर जाना था, वो सॉरी जयपुर जाना था मुझको। उसी दिन सुबह ये भुज का अर्थक्वेक आया था और प्रभावित भी हुए थे कई लोग। बड़ौदा में मतलब ये प्रभाव थोड़ा था, जान माल की मतलब वो नहीं हुई थी क्षति, लेकिन अहमदाबाद के कई रूट्स, रेलवे ट्रैक्स भी खिसक गए थे। लकली जयपुर रूट ठीक था, तो हमारी ट्रेन उस पे जा पाई थी, रात की ट्रेन थी, हम गए भी उसमें पार्टिसिपेशन के लिए। अब मैं इस प्रिंट के लिए, ये मेरे अगेन यंग जनरेशन मीन्स फुल ऑफ कैपेबिलिटी, दिस इज नेचुरल, ट्री इज व्हाट, दिस इज अ सिंबल ऑफ अ नेचर। ये स्ट्रक्चर जो आपको पिरामिड जैसा लग रहा है, वो बेसिकली पिरामिड इज व्हाट, दैट इज नॉट अ नेचुरल स्ट्रक्चर, दैट इज अ ह्यूमन मेड। तो जब हम ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, और ये गुबार जैसा आप देख रहे हैं, ये गुबार इसलिए दिखाया था मैंने क्योंकि जब अर्थक्वेक आया तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स थे, वो सेकेंड्स में धुएं के गुबार में टर्न हो गए। लेकिन जो शाश्वत रूप से रुके रहे, वो आपको पता है क्या रहे, क्या रुके रहे, वो थे आपके नेचुरल प्लांट्स। प्लांट्स मीन्स जो नेचुरल कैपेबिलिटी वाली चीज है, जो नेचुरल है, वो उससे ध्वस्त नहीं हुई। अर्थात जो प्रकृति है वो भी अपने एलिमेंट्स को क्षति नहीं पहुंचाती है। मैन मेड स्ट्रक्चर्स 1 मिनट में धाराशाही होके धुएं के गुबार में टर्न हो गए। तो मैंने उसमें लिखा था फ्यू सर्वाइवल्स ऑफ भुज अर्थक्वेक एचिंग। ये प्लेट बड़ा था,
इसका साइज आप देख रहे हैं, फुल प्लेट है ये, सॉरी 2/3 प्लेट है ये, क्योंकि साइज होता है 100 सेंटीमीटर्स बाय 50 सेंटीमीटर्स। इस प्रिंट का साइज था 2/3, 6650, 2001 ईयर का है। और ये प्रिंट मेरा मॉडर्न आर्ट गैलरी ने लिया, ये प्रिंट मेरा अलकाजी इब्राहिम ने लिया, बाकायदा उन्होंने लिया मेरा ये प्रिंट। और ये प्रिंट मेरा क्या कहते हैं, मॉडर्न आर्ट गैलरी में है, ललित कला एकेडमी में परचेज किया गया। मतलब दिस प्रिंट हैज बीन वेरी नाइसली एक्सेप्टेड बाय द आर्ट वर्ल्ड। सेकेंडली वर्क ये मेरा है जिसको मैंने दिखाया कि कोई भी परेशानी, कोई भी उलझन आपके जीवन में, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर जो भी आप जीवन के जिस स्तर पे हैं, मतलब जिस क्षण में आप जी रहे हैं, आप अभी छात्र हैं, आप जब बच्चे थे, आप युवा हुए, छात्र बने, छात्र बनने के बाद आप जब अब व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करेंगे, एक पुरुष की भांति या एक महिला की भांति, और या आप एक प्रोफेशन में जब आएंगे कर्मचारी के रूप में, हर स्टेज में आपकी जब तक सांस है तब तक कुछ ना कुछ आपके जीवन में उलझने, बाधाएं आती ही आती हैं। किसी का भी जीवन बहुत स्मूथ नहीं, मेरे हिसाब से, मैं हो सकता है गलत हूँ, पर अधिकांश लोगों का होता है। तो इसमें मैंने इस प्रिंट में ये दिखाने की कोशिश की थी कि जीवन का कोई भी स्तर हो, आपकी कोई भी परेशानी होगी, पर उस क्षण वो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, जब एक द्वंद्व छटता है। तो आपको पता है द्वंद्व में सब घूम रहे हैं, वो द्वंद्व जो चल रहा है एक धूल की आंधी की तरह है, और उसी में सब घूम रहे हैं, उसी द्वंद्व में लगे पड़े हैं। लेकिन जिस समय वो सेटल डाउन करता है तो सारी बाधाएं खत्म, वो क्षण को हमें वेट करना है। ये प्रिंट भी बहुत बड़ा साइज था, आप इसका साइज देख रहे हैं 89 बाई, ये उससे भी बड़ा था, ये लगभग फुल शीट के आसपास की प्लेट थी। 89 बाई 50 सेंटीमीटर्स, 50 सेंटीमीटर्स नहीं बदला गया क्योंकि 50 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है प्लेट की, एचिंग प्लेट की जो ओरिजिनल, और 100 सेंटीमीटर्स वो लंबी होती है। तो लंबाई की तरफ से हमने 11 इंच का पट्टा हटा करके 89 बाई 50 सेंटीमीटर्स का प्लेट यूज किया था। और ये प्रिंट मेरा मॉडर्न आर्ट गैलरी में है, और मतलब ये प्रदर्शित हुआ नेशनल एकेडमी में। नेशनल एकेडमी में कई प्रिंट्स मेरे प्रदर्शित हुए थे, वो उनमें से कुछ एक प्रिंट के फोटोग्राफ्स यहाँ पे नहीं है। ये जो भी कष्ट है, जो भी हमारी बाधाएं हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग उन बाधाओं से निकल करके पार कर लेते हैं उस बाधा को, नहीं। कई ऐसे भी यंगस्टर्स होते हैं, कई ऐसे भी युवा शक्तियां होती हैं, या कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो उन बाधाओं में ही समा जाता है, मतलब कि उसका जीवन खत्म भी हो जाता है इन बाधाओं के आगे। एक ये प्रिंट था मंथन। मंथन इज अगेन 66 बाई 50 सेंटीमीटर्स। इस प्रिंट में मंथन, आप अपने स्वयं विचारों को जब मंथते हैं तब आप किसी जिस्टफुल उसमें निकलते हैं, रिजल्ट में निकलते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसी दुविधा में पड़े हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो एक समस्या बहुत बड़े पर्वत के समान दिखती है, बाधा के रूप में दिखती है हमको, और हम उसमें मथ रहे होते हैं अपने विचारों को, अपने चिंतन को, और जिस समय वो समय के साथ हटती है तो हमें इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन दिखता है, परिणाम बहुत बेहतरीन और परिणाम अच्छा दिखता है। समय को मैंने इंडिकेशन, ये वो टाइम था जिस समय मैंने अपने वर्क में जल दिखा करके समय को डिपिक्ट करने की कोशिश की। इस प्रिंट में ये वाला इफेक्ट, ये सभी लोकल इंकिंग के द्वारा दर्शित किए गए हैं, और ये जेड ब्लैक एक्वा के द्वारा पाना मुश्किल है, पर मैं फिर इसका श्रेय देती हूँ लखनऊ के आर्ट्स कॉलेज में हम लोगों का जो प्रशिक्षण हुआ, या हम लोग जिनके गाइडेंस में प्रिंट मेकिंग को सीख रहे थे, जय सर के गाइडेंस में, वहां का वाकई में एक्वा टिंट उनके टाइम पीरियड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब आप उनका एचिंग का वर्क देखेंगे तो आप उनके स्पेशली
एक्वाटेंट के इफेक्ट्स को देख के आप तुरंत समझ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये छात्र जरूर आर्ट्स कॉलेज से संबंधित रहा होगा। एक ये छोटा मिनिएचर वर्क था, बहुत छोटी सी प्लेट के ऊपर है। जब आप सरेंडर कर देते हैं, जब आप सरेंडर कर देते हैं, राइट। अब एक प्रिंट है मेरा, ये नेशनल एकेडमी की एग्जीबिशन में डिस्प्ले था ये वर्क। ये वर्क मेरा मेटास्केप, मतलब कि पर्वत इतने ह्यूज, मतलब बाधाएं हमें इतनी ह्यूज दिखती हैं, लेकिन हम भी अडिग हैं, स्ट्रेट खड़े हैं उन बाधाओं के सामने, झुके नहीं। मॉन्स्टर, कभी कभी हमारे जीवन में कोई बाधा इतनी बड़ी दिखती है कि वो हमें भयभीत कर देती है। ये फुल प्लेट, 2 फुल प्लेट के साथ में काम किया गया था। केवल 99 यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग जब फाइलिंग करते हैं तो एजेस बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा घिस जाती है प्लेट, इसलिए 99 मीन्स 2 प्लेट। 99 इधर से भी है और 100 इधर से भी है, तो 99/100 प्रिंट है ये। मॉन्स्टर इसीलिए नाम दिया। और ये बड़ा प्रिंट है, तो जब आप इसका ओरिजिनल देखा गया था तो वो एक इम्पैक्ट भी दे रहा था। एक वर्क मैंने थोड़ा सा अचीव किया था, इसको एचिंग के साथ में। इसको आप देखिएगा, इसके भी इफेक्ट्स बहुत डिफरेंट थे। ये इफेक्ट्स स्पेशली अगर आपके वर्क में दिख रहा हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो, दिख रहा है? यस मैम। इस वाले इफेक्ट में मैंने एक बीकर का शेप लिया था, और बीकर का शेप लेकर के उसने अपने जो बाधाओं का सिंबल माउंटेन था, हर्डल्स थे, उनको मैंने बीकर में बंद किया। और बंद करने के बाद उसको मैंने ये प्रिटेंड किया कि इस बीकर में कई सारी एनर्जी के फॉर्म्स में लिक्विड भर दो, अगर अपना मतलब केमिकल भर दो, तो ये जितने भी बाधाएं हैं वो इसी तरह से स्मोक बन करके विलय हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। ये मेरा प्रिंट वो है, और इसका साइज था 50x40 सेंटीमीटर। ये भी मंथन सीरीज का एक है, जिसमें कि सिंगल वो मैंने बाधा पार की और मैं अचीव कर गई अपने टारगेट को। एक ये प्रिंट मिनिएचर है, बहुत छोटी प्लेट थी ये वाली। इसको बस किसी एम से नहीं बनाया था, मैंने बस ये सोच के बताया था कि कभी कभी वो हर्डल्स भी बाद में जब आप बैठ करके सोचते हैं कि ये बाधा पार की, तो वो एक सुनहरा इफेक्ट देते हैं आपके थॉट प्रोसेस में। सिंपल फॉर्म, बाधाएं आगे हैं, आपकी कैपेबिलिटी, कभी कभी आप लो फील करते हैं कि नहीं हमको पीछे पुश किया जा रहा है, हो सकता है मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो इतनी ड्रेन्ड आउट हो जाए, इनको ओवरकम करने के लिए, इनको पार करने में, कि मैं इस डार्कनेस में कहीं समावेशित ना हो जाऊं। इस प्रिंट में ये दिखाने की कोशिश की गई थी। कई ऐसे हर्डल्स हैं जिनमें जो कई बहुत हुनरमंद लोग हैं वो भी मतलब समा गए, नहीं ओवरकम कर पाए, और इसी कारण से शायद ये हर्डल्स अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसी का शेप लेकर के मैंने इस पे काम किया था, और ये एक पिरामिडिकल टाइप का स्ट्रक्चर लिया था। पिरामिड इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉफिन्स के मतलब उसको रखने के लिए, तो मैंने इस शेप का इसीलिए यूज किया। और यहाँ पे उसी में इंडल्ज करके उसी कलर के उससे निकाला था माउंट, मतलब सॉरी, ट्रीज को। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं ट्रीज को एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करती थी। ये मेरा एक वर्क है, इसमें भी ये पूरा बैकग्राउंड व्हाइट है, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड व्हाइट है। और ये हर्डल्स पार किया, एक माउंटेन को जब आप पार कर लेते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है, और एक उसी क्षमता के साथ आपको फिर उसे ओवरकम करना होता है। फिर मैंने धीरे धीरे, जब मैं यहाँ आ गई, ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने एक कैंप अटेंड किया था, बड़ौदा में था, एडिशन मेकिंग का। उस वक्त ये वर्क किया था। ये वर्क मेरा उस समय का है। इट इज अ सिंपल एंड इट इज दैट वे कि मतलब जो एक कहना चाहिए कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग, मतलब कुछ अच्छे उसके लिए।
और मैंने आपको अभी अपने उसमें शुरुआत में जब अपना इंट्रोडक्शन बता रही थी मैं प्रिंट मेकिंग के उससे कि मैं कैसे इसमें आई, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था HRD ह्यूमन रिसोर्सेज से मुझे दिल्ली से फेलोशिप मिली थी 2 साल के लिए। तो मेरा 96 का फेलोशिप है और 96 में कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता था, पर मैं लकी थी कि मेरे भाई का अपना बिजनेस है कंप्यूटर्स का ही, आज तो बहुत फ्लोरिश्ड है, उस समय उसका नया नया था, लखनऊ में बेस्ड था। तो मुझे प्रिविलेज मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और उस समय न्यूली इंट्रोड्यूस था 96 के आसपास में फोटोशॉप, बहुत नया नया था ये। तो मैंने फोटोशॉप, पेंट एंड ब्रश इन सबसे यूज करते हुए एक पूरा अपना रिसर्च का कॉन्सेप्ट लिख करके HRD मिनिस्ट्री को भेजा था और वहां से वो एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि मैंने उसका टाइटल दिया था कि कंप्यूटर एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो उन्होंने इस पे पूरा मेरा जो प्रपोजल था उसको पढ़ा था और इसको अप्रूव करके उन्होंने मुझे 2 साल की फेलोशिप दी थी टू वर्क इट आउट। मैंने कई वर्क प्रोड्यूस किए थे, पर क्योंकि ये मतलब मजा नहीं आया, क्योंकि ये नेचुरली ये सिंथेटिक इफेक्ट ज्यादा दिया मुझे। तो वर्क कुछ एक है मेरे पास अभी भी और उनमें से ये मुझे मिला, तो मैंने सोचा आपको जरूर बताऊं कि इस वर्क के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए मुझे HRD की फेलोशिप मिली थी। अब एक वर्क है जिसका भारत भवन में डिस्प्ले हुआ था। ये वर्क मतलब उस तरह से है कि बहुत डार्कनेस में है, हम बहुत लाइमलाइट पैम्पर्ड किया जाता है, कई बार बहुत हायर अथॉरिटीज के द्वारा भी बाधाओं को, पैम्परिंग मीन्स उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है कि क्यों क्रिएट की जा रही है यंग लोगों के लिए, उनको क्यों नहीं मतलब सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ये उस पर्पस से बनाया था मैंने। सेकेंड वर्क है मेरा टू व्हाट एक्सटेंट, आप किस हद तक कोई भी व्यक्ति किस हद तक किसी भी यंग व्यक्ति को परेशान कर सकता है, सशक्त लगती हैं। हाँ, वो हद शायद लास्ट स्टेज डेथ की होती है, तो ये पिरामिड शेप यहाँ पे दिया, क्या इस हद तक एक्सटेंट तक कोई परेशानी हो सकती है? नहीं, जिस समय वो आ जाती है तो सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। ये बाधाएं तब तक हैं जब तक आपके शरीर में एक ऊर्जा है, तभी तक आपके सामने बाधाएं हैं। नेक्स्ट मैंने एक, हाँ मैम एचिंग में कलर प्रिंट लेना बहुत मुश्किल है, मैंने ऐसा पढ़ा था। हाँ और कलर प्रिंट लेने के लिए मतलब कई सारे प्लेट्स को अलग अलग प्लेट्स का यूज करना पड़ता है। मैंने तो अभी शुरुआत में बेटा बताया था कि ये बहुत टफ है और शायद आप यदि मेरा मतलब मैं अपने उससे नहीं बोलती हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बोलूंगी वो चीज उचित नहीं, क्योंकि शादी के बाद मेरा नाम बदल गया, मैं पहले ज्योति शुक्ला थी। तो यदि आप एक पर्टिकुलर उसमें बात करेंगे, दिल्ली में भी कुछ आर्टिस्ट हैं जो हमारे टाइम के हैं, मैं अपने आप को कॉन्टेम्परेरी अभी आज की डेट में इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि मैं उस तरह से रेगुलर काम नहीं कर रही हूँ। ठीक, मैं प्रदर्शित करती हूँ, कहीं कहीं भेजती हूँ, लेकिन एक होता है निरंतर काम करना, अविरल काम करना, वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि जॉब है, मेरी छोटी बेटी है, ये बहुत पर्सनल चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं काम करती थी, आपने जैसा कि कहा कि एचिंग में आपने पढ़ा बहुत मुश्किल होता है कई कलर्स को लेना, ये सच है। हर ब्लॉक मतलब अगर आपको 4 कलर्स चाहिए तो फ्रेश कलर, खासतौर से अच्छे, गंदे ना हो, तो उन कलर्स के लिए कम से कम आपको 3 प्लेट बनानी पड़ती है, उसको कहते हैं विस्कोसिटी। एक तरीका होता है जिसमें एक ही प्लेट पे कई लेयर्स हम बनाए, तब हम रोलर के साथ में लगा लगा करके उसको प्रिंट डिफरेंट कलर्स में ले सकते हैं। लेकिन मैं एक ही प्लेट के ऊपर लोकल इंकिंग करती थी और मेरे सारे प्रिंट एक जैसे होते थे। मैंने बताया आपको जैसा कि आप विश्वास मानिए, ये प्रिंट एकदम इतना ही फ्रेश है जो आपको इससे भी ज्यादा फ्रेश है, रादर मैं कहूंगी। यहाँ पे अगर ब्राउन, हल्का ब्राउन आ रहा है, यहाँ पे सैप ग्रीन है, यहाँ पे डार्क है, तो मैंने ये सारे कलर लोकल इंकिंग किए बच्चे, और इसी वजह से शायद ये
मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे जिस समय अनुपम सूद जी ने मेरे वाइवा टेस्ट में मेरे वर्क को देखा था बड़ौदा में, तो उन्होंने मुझसे मेरे प्रिंट मांगे, मतलब मुझे बोली मेरे वर्क को तुम अपने वर्क को मेरे पेपर पे करके दे देना, मैं कलेक्शन में रखूंगी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ और क्या बोलूं अपने मुंह से, पर एक ही प्लेट से मैंने इतने रंगों को अचीव किया है। इस बात का मतलब बड़ौदा में धुमाल सर को भी बहुत हैरान हुआ था, और आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो कि वो कैपेबिलिटी या वो स्टाइल मेरी कैसे आ गई, मुझे स्वयं नहीं पता। ये बहुत टफ है, लेकिन ये एक ही प्लेट से सारे कलर्स लिए गए हैं। लखनऊ में भी आप अगर एक ही प्लेट से पहले एक बार इंकिंग करके उसको हटा के फिर दूसरा इंक लगाती थी मैम। नहीं बेटा नहीं, मैं सारे कलर्स, जैसे मैंने आपको इस प्रिंट में बताया, सपोज मुझे यहाँ ब्राउन, प्योर ब्राउन देना है, तो आई यूज टू टेक द प्रिंटिंग इंक मिक्सिंग विद द टू गेट द ब्राउन विच डिजायर्ड, मतलब जो मुझे डिजायर्ड था ब्राउन कलर, उसको मैं बनाती थी प्रिंटिंग इंक से और यहाँ पे लगाया मैंने थोड़ा सा। उसके बाद मैंने डार्क ब्लैक में ब्राउन या कोई और कलर मिलाया जिससे मुझे ये डार्क अचीव करना है। इसमें क्योंकि एक्वाटिन बिल्कुल बढ़िया वाला है तो पोर्स में अंदर घुस जाएगा, वो तो डार्क देगा। हल्का सा यहाँ पे लगा के मिक्सिंग करती थी हाथ से मैं। फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा सैप ग्रीन लगाया, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा येलो मिला करके ब्राउन को लगाया, एंड देन वाइपिंग, जो वाइपिंग होती है, जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी प्लेट है सपोज, अब मैंने इस पे इंक सब लगा लिए, सारे कलर के माउंटेन के ऊपर इंक लगाए, और फिर मैं अपने हाथ से उसको वाइप करती हूँ। वाइपिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा कलर को उठाना। और आप यकीन मानिए मेरा कंट्रोल मुझे ही नहीं पता कि कैसे था कि हर प्रिंट में एक जैसा इफेक्ट आना कर पाती थी मैं, और मैंने किए हैं। तो मेरे कुछ एक प्रिंट्स हैं भी जिनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मेरा डिजिटल प्रिंट है, इसको मैंने, क्योंकि मानी बात है प्रेस है नहीं मेरे पास, तो मैं किसी ना किसी थ्रू से करती हूँ। डिजिटल प्रिंट है, इसके ये टेक्सचर्स को मेंटेन किया समवॉट, और इसका टाइटल है एट लास्ट द गोल्डन बाउल फर्टिलाइज। ये वो प्रिंट है जिस समय मेरे अपने पारिवारिक जीवन में कुछ हादसा हो गया था, उसके पश्चात 2017-18 में मुझे फिर से वो एक मेरा जीवन अच्छा हुआ, मुझे खुशी मिली, तो मैंने इसको दिया ही टाइटल दिया था। 2009 में हादसा हुआ था, उसके बाद 2017 बहुत लंबा गैप था इंतजार का, पर ये टाइटल था कि एट लास्ट द गोल्डन बाउल, बाउल कटोरे को कहते हैं, और एक लेडी के, एक स्त्री के यूट्रस को भी सिंबलाइज किया गया है कटोरे के रूप में। तो एट लास्ट द गोल्डन बाउल फर्टिलाइज्ड। पेन एंड इंक में काम किया था मैंने। इधर अपने में चेंज देखा इंसिडेंट के बाद कि मैं फिगरेटिव और मतलब ह्यूमन बींग्स का भी समावेश करने लगी। एलिमेंट मेरे जरूर इसमें रहे, मतलब पेड़ पौधे से, नेचर से रिलेटेड एलिमेंट जरूर रहे, पक्षी रहे, पुष्प का और पेड़ों का अंकन भी रहा। तो इसका था एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट, और एक था एनलाइटमेंट 2। जब आप किसी मुसीबत से बाहर निकलते हैं, उस मुसीबत के समय में आपको वाकई में सबसे ज्यादा एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, यस मैम। हाँ इस वाले में मुझे लगा शायद मीटिंग ओवर हो गई, इसलिए इस वाले में जब आपके पास बहुत ज्यादा उसमें होते हैं कष्ट में, या कोई बहुत दौर खराब गुजर रहा होता है, तो उस वक्त आप, मुझे लगता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शायद आप पूरा सब भौतिक जगत से हट करके ईश्वर के उसमें चले जाते हैं। तो वो जो इनलाइटमेंट आपको मिलता है वही आपके जीवन को रोशनी देता है। इस वाले में कोशिश यही की थी दर्शाने की। एक वर्क है ये, आपको पता होगा, लखनऊ राज्य ललित कला एकेडमी ने, ईयर तो नहीं याद है, शायद ये 2021-22 रहा था या 18-19, जो भी कुंभ का टाइम था, अभी पिछला कुंभ, उस वाले वर्क में कुंभ के ऊपर ही उन्होंने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज कराई थी। तो मैंने ये चित्रण उस पे किया था डिजिटल पे, और उसका टाइटल भी है कुंभ।
शेष अवशेष, कुंभ जब लगता है तो बहुत एनर्जी और खूबसूरत होता है, पूरा फुल ऑफ कहना चाहिए ऊर्जा से भरपूर होता है। लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो उसके अवशेष कैसे बचे रह जाते हैं, इसको दर्शाने का प्रयास किया था इस वर्क में। और ये वर्क सिलेक्टेड हुआ था इनविटेशन कार्ड्स के बीच, मतलब इनविटेशन कार्ड्स के ऊपर भी इसको उन्होंने यूज किया था। ये मेरे अपने पर्सनल कुछ एक वर्क थे जो मैंने आपके साथ दिखाए और साझा किए। लिथो का इसमें नहीं दिखा पाई मैं, क्योंकि लिथो के प्रिंट के मेरे पास फोटोग्राफ्स नहीं थे, कुछ एक वुड के मेरे पास प्रिंट्स नहीं थे, और लिनो जो किया था वो इसमें नहीं है। कई एक ऐसे हैं, क्योंकि आप लोग के उससे था तो मुझे एचिंग वाला फोल्डर इजीली मिल गया, तो मैंने इसको कर दिया प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। और हमारे टाइम में डिजिटल सेविंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम लोग तो मैनुअल फोटोग्राफ्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे या स्लाइड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। तो स्लाइड्स तो मेरे पास आज भी हैं, पर वो स्लाइड्स भी शायद पता नहीं इतने वर्ष हो गए हैं तो कैसी हूँ मालूम नहीं। बस ये थोड़े काम ऐसे हैं। और अभी इंतजार बस इतना कर, हाँ? बहुत अच्छे काम है, और उसके पीछे जो विचारधारा है मैम वो ज्यादा है, आपने जिस विचार बच्चे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है, मैं अक्सर अपनी स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ जो मेरे साथ में हैं, एमए कर रही हैं या बीए कर रही हैं, कि बेसिकली आपकी जो भी मन स्थिति है उसको फील, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि मैम के वर्क में ये बाधाएं और ये सब कैसे, तो मैं इसका थोड़ा सा, क्योंकि समय अगर बचा है तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें बताऊं। जब मैं छात्र की तरह पढ़ रही थी आर्ट्स कॉलेज में, तो बेसिकली मतलब होता है कि आपका काम अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टीचर के प्रिय स्टूडेंट अगर कोई होते हैं तो आपको थोड़ा नीचे कर दिया जाता है, उसको मार्क्स के वजह से मैं कह रही हूँ, नंबरों के लिए। और जो जानने वाला स्टूडेंट होता है उसको ऊपर कर दिया जाता है, तो इससे थोड़ा सा एक आप डिस्करेज फील करते हैं। भाग्यशाली थे कि मुझे मेरे शिक्षक के रूप में जय सर मिले, उन्होंने बहुत मुझे उस चीज के लिए मेंटल पावर दिया। क्योंकि जब हम इस चीज को लेके थोड़ा दुखी थे, डिसहार्टेन थे, दुखी मन से बैठे थे डिपार्टमेंट में, तो जय सर ने आके कहा कि तुम आज ये जो दुखी हो रही हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि कला के क्षेत्र में तुम ही काम कर रही होगी, बाकी के जिनको नंबर अच्छे दिए गए वो सब साफ हो जाएंगे। और सच्चाई यही हुई। मेरे साथ 14 बच्चे थे, 14 में से अभी ऑन द मतलब दिस पोस्ट मैं हूं, और बाकी कुछ कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कला जगत से जुड़ करके मैं हूँ। और शिक्षण के क्षेत्र में भी उसी सब्जेक्ट से आ गई, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा वो है कि मतलब हाँ ठीक उस समय मुझे लग रहा था। सेकेंडली बताऊं, जब मैंने पास आउट किया फेलोशिप, वो सॉरी राज्य की स्कॉलरशिप भरी सांस्कृतिक विभाग की, तो वहां पर भी यही हुआ। मैंने फॉर्म भरा, मेरी जूनियर्स ने भी भरा। अब मैं नाम नहीं कोट करूंगी, वो जूनियर को कोई डायरेक्टर साहब जानते थे, वो भी एचिंग में उसने भरा, तो उसको कर दिया गया, मुझे नीचे कर दिया गया, जबकि क्लर्क बता रहा है मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये एक सेटबैक होता है कि आपका जूनियर फेलोशिप वो सॉरी स्कॉलरशिप पा गया और आप रह गए। पर फिर कुछ नहीं, आज वो कहीं काम में नहीं है। मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि जो भी हर्डल्स आई, ऐसा नहीं कि मैं उस स्कॉलरशिप के लिए थी कि बहुत उम्मीद में थी कि नहीं, मैं अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, नहीं। मेरा पारिवारिक जो मतलब आर्थिक स्थिति है बहुत साउंड था, मतलब एवरेज से भी ज्यादा था। मैं काम निरंतर कर पाई, शायद ये भी भगवान का धन्यवाद है। लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप आपके जीवन में एक अहमियत तो रखता है, आपको एक अच्छा फील कराता है, सबसे बड़ी बात तो वो चीज थी कि मुझे स्कॉलरशिप मिली, बाद में मिली, लेकिन मैं निरंतर काम करती रही। और आज भी मुझे जो मैंने ये वाले वर्क बनाए हैं, इसके लिए राज ललित कला में मतलब बाकायदा मुझे वहां के वन ऑफ द एम्प्लॉय ने फोन किया कि नहीं ज्योति, कुछ तो बना के आपको भेजना ही चाहिए, आप इतने टाइम से उत्तर प्रदेश में हैं, मतलब आपका काम बहुत आता था पहले। तो खैर आई से डेट कि मेरे पास मशीन नहीं, मैं लीनो इस समय नहीं कर सकती, कई चीजें हैं,
तो मैं अच्छा ठीक है कुछ बैठ के बनाती हूँ, तो आई डिड दिस विद द फोटोशॉप एंड ऑल, असेंबल किया इसको। पहले इसको मैंने वाटर कलर में किया, फिर इसको इस पे ट्रांसफर करा, फिर थोड़े से इफेक्ट्स डाले, तो दैट वाज द थिंग। मतलब हाँ लगा मुझे कि यार चलो कोई नहीं, मशीन नहीं है तो कम से कम हम इस पे तो काम कर सकते हैं। अभी फिर से कुछ ऐसा मेरा विचार चल रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना काम फिर से शुरू करूंगी, क्योंकि चाहे वो छोटा ही बनाऊं, क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। आप अपने भावों को अभिव्यक्त जरूर करें। और आप लोग भी जिस विषय से जुड़ के आज मेरे साथ जुड़े हैं, आपसे भी मैं ये कह रही हूँ, आपका शोध का विषय जो है बहुत अच्छा है, उसको मूल रूप से प्रस्तुत करिए, उसके बारे में पूरा जानिए, साथ में कार्य अवश्य करिए, पेंटिंग जरूर बनाइए, पेंटिंग बनाइए, ड्राइंग्स बनाइए, दैट इज अप टू यू। जो जिस समय की परिस्थिति है आप उसके हिसाब से काम करिए, लेकिन अवश्य करिए। आपके काम काफी हद तक आपको मतलब आप ही को एक्सप्लेन करते हैं कि आप किस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, ये आपके कामों से भी पता चलता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस यही है, Yes, ma'am. थोड़े से वर्क करे, इनका अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा है। और बस फिर से शुरू करूंगी तो ऑब्वियसली उम्मीद करती हूँ कि अच्छा होगा, क्योंकि काफी टाइम गैप। थैंक यू मैम। थैंक यू बहुत बच्चे। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, man. थैंक यू बच्चा, थैंक यू, Thank you. थैंक यू।